मैसेज आया है मुझे चैट बॉक्स में मिस्टर अश्विन कुमार जी का। बिल्कुल अश्विन जी, ये तमाम हर विषय पर हम करते रहते हैं। आपके नंबर्स वगैरह पे आपसे रिलेटेड वो कॉन्फ्रेंस मिलेगी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा, सभी फेसबुक पर जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे, उनका स्वागत करता हूँ। साथ ही जो जूम पर हमारे तमाम जितने पार्टिसिपेट हमारे फ्रेंड्स, जो प्रोफेशनल्स लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोगों का मैं महासेवा और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस की तरफ से स्वागत करता हूं। और आज की इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, जैसा मैं आपको बता दूं, आज का हमारा विषय है, सब्जेक्ट है एग्रीमेंट फॉर सेल डीड, और मोफा और रेरा के तहत कैसी बनती है ये, इसके बारे में डिटेल में ब्रीफ देंगे हमारे कीनोट स्पीकर आज के एडवोकेट अमर खन्ना। अमर खन्ना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडवोकेट हैं और सॉलिसिटर हैं, बड़े अनुभवी हैं। उनका साथ देने के लिए मॉडरेटर हैं एडवोकेट नरेश भाई, जो पैनल एडवोकेट है महासेवा के। दूसरा विषय दोस्तों, हमारा दूसरा विषय है जो मानसून चल रहा है उसको हाउसिंग सोसाइटी में जो लीकेजेस का प्रॉब्लम होता है, उस विषय पर ब्रीफ देंगी डॉक्टर फिक्सिट की मृदुल गुप्ता, ये रहेंगे। और तीसरा हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों ऑनलाइन लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, और इस विषय पर जो गवर्नमेंट ऑथोराइज सर्विस प्रोवाइडर है बिना रजिस्ट्रेशन सर्विसेज के, मिस्टर करण नाइक भी हमारे साथ मौजूद हैं। वो इस विषय पर ज्यादा ब्रीफ देंगे। तो तमाम हमारे जो कीनोट स्पीकर हैं आज के मौजूद है, सभी का मैं स्वागत करता हूं दोस्तों। और साथ ही आपको मैं कुछ अपडेट देकर इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करूंगा। आपको बता दूं मैं कि कुछ शॉर्ट अपडेट है, जैसे आम इनकम टैक्स पेयर्स है, उन पर कोई बोझ नहीं डाला जाएगा, इस तरह का कल बयान दिया वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने। और भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने भारतीय सौर ऊर्जा निगम जो है भारत सरकार का, उसने अडानी ग्रीन एनर्जी को करीबन 45,000 करोड़ रुपए का ठेका दिया है सौर ऊर्जा परियोजना विकास के लिए। जिन कारोबारियों का, एक अच्छी खबर है, ऑडियो ऑफ रखें कृपया आप अपना। एक शॉर्ट अपडेट, और जिन कारोबारियों का जीएसटी शून्य है, जीरो है, वह अब एसएमएस के जरिए जीएसटी रिटर्न भर सकेंगे। बहुत सिंपल है, मैसेज बॉक्स में जाएं, नील NIL टाइप करें, स्पेस देकर जीएसटी नंबर लिखें आपका, इस और एक और स्पेस देकर 3B लिखकर 14409 पर भेज देना है। आपके जो रजिस्टर्ड नंबर है आपका, उस पर आपको रिटर्न फाइल भरने का मैसेज आ जाएगा। तो ये शॉर्ट अपडेट था अभी आज का और कल का। दोस्तों, आज की जो कॉन्फ्रेंस है इसकी मैं शुरुआत करूं। देख सकते हैं आप, पिछले हम 28 मार्च से लगातार कर रहे हैं। आपको एक अपडेट भी दे दूं कि नेक्स्ट वीक में दोस्तों आपका जो प्यार और आप जो जुड़ते हैं उस तरह से, और उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं महासेवा और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस की तरफ से दोस्तों। और साथ ही एक अपडेट देना चाहता हूं, महासेवा और एमएनएस ने ये निर्णय लिया है कि जो 11 बजे का टाइम हमारा 11 AM का है, वो थोड़ा शिफ्ट करके हमें अगले हफ्ते से करीबन मंडे से, सोमवार से आने वाले लगभग 8 बजे करना पड़ेगा। 8 PM टू 9:30 करना पड़ेगा। इस पर आप अपने कमेंट्स करें चैट बॉक्स में। नेक्स्ट वीक से आज ये जो कॉन्फ्रेंस है, इस तरह का निर्णय हमने लिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें शामिल हो, क्योंकि अभी कुछ ऑफिसेस, कुछ इंडस्ट्रीज और ऑफिसेस खुल चुके हैं, तो 11 बजे का समय में ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाते। इसलिए यह सुविधा आपके घर में रहकर आप 8 बजे शाम को 8 बजे 8 PM को 9:30 तक आप कनेक्ट हो सकेंगे इजीली। तो ये अगले मंडे से रेगुलर जारी रहेगा कॉन्फ्रेंस दोस्तों। अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे जो महासेवा के चेयरमैन है, प्रधान सेवक रमेश प्रभु जी को, CA रमेश प्रभु जी को, वो आए और आज की इस कॉन्फ्रेंस के लिए बताएं और स्वागत करें सभी तमाम जो हमारे कीनोट स्पीकर थे। काफी सारे स्पीकर हैं आज और बड़ा ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, तमाम अलग अलग विषय पर। प्रभु सर। मैं आज सबको स्वागत करता हूं, और अच्छा 125 पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी जोड़ चुके हैं। सुनील जी, सबको मैं स्वागत करता हूं, खास करके एडवोकेट नरेश भाई, अमर खन्ना और हमारे वाइस प्रेसिडेंट टेक्नोलॉजी करण नायक, और मृदुल गुप्ता जो डॉक्टर फिक्सिट से भी आए, सबको मैं स्वागत करता हूं। और आज का जो विषय है, महत्वपूर्ण विषय है, एग्रीमेंट फॉर सेल और सेल डीड, इसमें क्या फर्क है। और उसी तरह से रेरा का एक एग्रीमेंट का फॉर्मेट है, एग्रीमेंट फॉर सेल,
और जो मुफा, उसके पहले का मुफा का एग्रीमेंट में क्या फर्क है, ये पूरी जानकारी आज हमारा फैकल्टी देने वाले हैं। तो सवाल जवाब भी आप पूछ सकते हैं। तो संक्षिप्त में सवाल जवाब का माध्यम से ही आज का कार्यक्रम आपको पारित करेंगे। तो आप सबको स्वागत करते हुए सुनील जी, आपका आगे का कार्यक्रम चालू करिए। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, धन्यवाद प्रभु सर। जैसा उन्होंने कहा है कि आज का बड़े महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और तमाम जो पार्टिसिपेट जुड़े और फेसबुक पर जितने हमारे फ्रेंड जुड़े हैं, प्रभु सर के फ्रेंड्स हैं या MNS टीवी, महासेवा और सुनील शर्मा के जो फ्रेंड्स हैं, आप फेसबुक पे भी नीचे कमेंट लाइक करें और साथ ही सवाल भी आपके कुछ होंगे इस विषय पर, तो सवाल भी कर सकते हैं दोस्तों। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए हमारे जो एडवोकेट अमर खन्ना उनको बुलाऊं उसके पहले एक छोटा सा एक जरूरी और कमर्शियली ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अमर खन्ना जी को बुलाओ। जी हाँ, नो ब्रेकिंग न्यूज। यहाँ छत पर वाटरप्रूफिंग का काम चल रहा है और तोड़फोड़ नहीं की जा रही है। कौन है इसका जिम्मेदार? ये है डॉक्टर फिक्सिट का न्यू कोड, एक ऐसा वाटरप्रूफिंग सोल्यूशन जिसके सिर्फ 3 कोट लगाते ही लीकेज एकदम बंद। न्यू कोड फ्रॉम डॉक्टर फिक्सिट, द वाटरप्रूफिंग एक्सपर्ट। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और बड़ी ही खूबसूरत लाइन से मैं शुरुआत करूंगा आज की इस कॉन्फ्रेंस की दोस्तों। जैसे आज कोरोना जो आया है, कोविड-19 का जो भूचाल तूफान आया है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि इंसान बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें दुनिया में वो परमेश्वर, वो परमात्मा जो अलमाइटी है वो तय करता है और सुख दुख तो चलता ही रहता है। उस पर बड़ी अच्छी खूबसूरत लाइन है, उससे इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करूंगा मैं। आपके चेहरे पर स्माइल आए और साथ ही संयम और साथ में हिम्मत आए, इस तरह की लाइन है दोस्तों। खूबसूरत लाइन है, आपको बता रहा हूँ। आंसू ना होते, आंसू ना होते तो इतनी आंखें खूबसूरत ना होती, आंसू ना होते तो इतनी आंखें खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता, दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से, दोस्तों अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से तो इस दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती, ऊपर वाले की जरूरत ना होती। ये संदेश भी है कोरोना के सभी इंसान को, सब मानव जाति को, कि आप उस परमपिता परमेश्वर से, उस अलमाइटी से भी प्रे करें और उसकी भी माने। इस तरह का एक संदेश है कि अब सब कुछ चाहने से मिल जाता तो ऊपर वाले की जरूरत नहीं, ऊपर वाला है। और उसकी ऊपर वाले से हम प्रार्थना करते हैं तमाम कोविड-19 के जो पेशेंट है दुनिया भर में, वो जल्दी से रिकवर होके आए दोस्तों। और इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करता हूँ, मैं इनवाइट करूंगा हमारे जो मॉडरेटर हैं एडवोकेट नरेश भाई, उनको कि वो बुलाएं और उनका डिटेल बताएं। एडवोकेट अमर खन्ना जी का ब्रीफ बताएं, उनका स्वागत करें। नरेश भाई। गुड मॉर्निंग सुनील शर्मा जी। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज का कीनोट स्पीकर मिस्टर अमर खन्ना। वो सॉलिसिटर भी है, एडवोकेट भी है, एडवोकेट एंड सॉलिसिटर है। तो उनका एक 20 साल से वो इस क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम उनसे जानकारी ले लेते हैं। आई मीन वो नॉलेज शेयर करने वाले हैं कि एग्रीमेंट फॉर सेल, सेल डीड और मोफा में एंड रेरा में इसके बारे में क्या प्रोविजन है। तो मैं अमर खन्ना जी को इनवाइट करता हूं। आप आ जाइए, आपका एक प्रेजेंटेशन दे दीजिए एंड वंस आपका प्रेजेंटेशन हो जाता है फिर हम क्वेश्चन एंड आंसर लास्ट में ले लेते हैं, और भी 2 जन हैं। सो दैट फ्लोर इज योर सर। अमर खन्ना जी। Good morning. Yeah, good morning to all. Yeah, please carry on, sir. Can we have the screen? Vishal ji. The presentation? Yes, sir. Go ahead, sir. Go ahead. Sure. Go ahead, sir. Yeah. आपको कोर्स किया है तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। You are already co-host. One second. You can share the screen. Just a second. I was.
मुझे शेयर करना है क्या? Sir, just a second. Is the screen coming now, sir? No, 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 not sir. coming. Not coming. Not coming. 1 second. Is it coming now? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. See, स्लाइडिंग में कर दे सर, स्लाइड ताकि just बड़ा दिखेगा और स्लाइड शो. अमर जी फर्स्ट, हाँ एडिट, ओके, फ्रॉम बिगनिंग, ओके. see, basically the term sale deed and agreement for sale are defined under Section 54 of the Transfer of Property Act. It basically states sale is a transfer of ownership in exchange for a price consideration. Just a second. For a price paid or promised or part paid or part promised. Thus, in the case of a sale deed, the title is transferred absolutely immediately. The purchaser acquires the rights and interest in the property immediately. Whereas in an agreement for sale, it is also defined under Section 54 as a contract that a sale of such property shall take place in future on the terms and conditions agreed between the parties thereto. So basically, the main difference lies in a sale deed. The transfer takes place immediately, whereas in an agreement for sale, it is to take place in future. Let us come to the differences. Basically, like I said, in the case of an agreement for sale, the parties to the contract agree that the transfer of property from the vendor to the purchaser for a price consideration is to take place in future. Whereas in the case of a sale deed, the parties to the contract agree that the transfer of property from the vendor to the purchaser for a price is to take place immediately. Then, in the case of an agreement for sale, the transfer, the right, title and interest, all the right, title and interest of the seller gets immediately transferred. So what happens because of this is all the risk immediately get transferred in the case of a sale deed from the vendor to the purchaser. Whereas in the agreement for sale, it is for a future date. So all the risks are still with the seller. So if anything happens, if anything happens, 1 second. Am I clear? Am I audible? The screen is there? Yes, sir. Screen is there. You are audible. You can continue. So it takes place in future, and all the risks still continue with the vendor. Similarly, all the advantages also continue with the vendor. So it depends upon the document thereafter. In an agreement for sale, the agreement for sale is bound by the terms and conditions and the mutual obligations to be performed as contemplated in the agreement for sale. Whereas in the case of a sale deed, it is an absolute transfer and it is not conditional upon the terms and conditions. In the case of an agreement for sale, you get a right in personam. That is, the right is enforceable only against the person. Whereas in the case of a sale deed, it is a ownership right enforceable against the world at large. Now, the issue of validity of an agreement for sale was dealt with in depth in the case of by the Supreme Court in the case of Suraj Lamp and Industries. While dealing with 1 second.
Just a second. The Supreme Court then held that immovable property can be transferred or conveyed only by a deed of conveyance or a sale deed duly stamped and registered as required by law. It further observed that any agreement for sale, any contract for sale or agreement to sell which is not a registered deed of conveyance would fall short of the requirements of section 54 and 55 of the Transfer of Property Act and will not confer any title nor transfer any interest in an immovable property except to the limited right granted under section 53A of the Transfer of Property Act. Now, section 53A of the Transfer of Property Act provides that where the buyer has obtained possession of the property that is subject matter of the transfer while fully complying with his part of the obligation under the agreement, the seller shall not be entitled to disturb the possession so granted by the buyer to the buyer. So this basically means once once the property possession has been given, so he has a right over the possession of the property and he cannot be disturbed by the vendor. It has been further observed that we make it clear that our observations are not intended to in any manner affect the validity of sale agreements and powers of attorney executed in genuine transactions. In several states, the execution of such development agreements and powers of attorney are already regulated by law and subjected to specific stamp duty. Our observations regarding SA, that is sale agreement, general power of attorney, will transactions are not intended to apply to such bona fide or genuine transactions. So in a case, take a case where an agreement for sale has been duly registered before the sub-register of assurances and all the consideration has been paid, the possession has been given and all the terms and conditions have been complied with. It will not get affected by this judgment because it is a genuine transaction and all obligations have been duly performed. In the case of Hardik Kaur versus Kailash and another, the Delhi High Court has observed that an agreement to sell itself may not create any interest in the immovable property under section 54 of the Transfer of Property Act. But the agreement along with the payment of entire sale consideration, handing over of possession, execution of receipt, affidavit, will, indemnity bond and irrevocable general power of attorney create an interest in the immovable property within the meaning of section 202 of the Contract Act. The words "an interest in property" which forms the subject matter of agency in section 202 of the Contract Act are of wider amplitude than the words "an interest in charge such property" in section 54 of the Transfer of Property Act, where the seller has received the sale consideration in pursuance of the agreement to sell and has delivered the possession to the purchaser. The purchaser would have interest in the property within the meaning of section 202 of the Contract Act. Section 202 of the Contract Act, the 1872, provides that power of attorney coupled with interest is irrevocable and cannot be revoked or terminated even upon the death of principal. It can thus be stated that although the title of immovable property transfers only upon the execution and registration of a sale deed, and interest is created in favor of the purchaser under an agreement for sale, and if all conditions have been complied with, the same can be treated as a genuine transaction and can be relied upon. Now I'll come to the provisions of MOFA and RERA. The real estate buyers often suffer from various abuses, ill practices by few errant developers or promoters, such as inordinate delay in getting possession of flats, units, alteration of layout plans and specifications of flats units.
there are various legislations governing the real estate in Maharashtra, the major ones being MOFA and RERA. MOFA is only concerned with flats. If you see, it is Maharashtra Ownership of Flats Act. So it is concerned with only flats. As regards apartments, Maharashtra Owners Apartment Act is also there. But if you see RERA, RERA is much wider in regime. RERA covers plots, RERA covers the flats. RERA is much wider in its scope. Further, RERA is a state legislation. It applies throughout, is a central legislation. It applies throughout India, whereas MOFA was only applicable in Maharashtra. Under RERA, every real estate project where the total area to be developed exceeds 500 square meters, or where more than 8 apartments are there, is proposed to be developed in any phase, it must be registered with the respective state's RERA. Further, even ongoing projects, that is wherein the completion certificate or occupancy certificate has not been issued, are also required to be registered. While applying for registration, promoters are required to provide detailed information on the project. Example, land status, details of promoter approval, schedule of completion, etc. Only when registration is completed, the promoter is allowed to market the project or advertise for the project. There is also a standard model agreement which has been provided under the Act itself, and which has to be abided by the promoters as well as the purchasers. Then under MOFA, under RERA mandates that no builders or promoters can accept more than 10% of the price before executing the sale agreement. This limit was 20% under MOFA, which has been reduced to 10% under RERA. The expression carpet area was not defined under MOFA. It has been defined under RERA, and the definition is carpet area is the net usable floor area of an apartment, excluding the area covered by the external walls, areas under the service shafts, exclusive balcony or veranda area, and exclusive open terrace, but includes the area covered by the internal partition walls of the apartment. The mechanism of grievance redressal or registering of complaints of buyer has not been addressed under MOFA. So MOFA was basically a substantive law. There was no regulatory authority which could look after it. But under RERA, several states, all the states have been given the power to form an authority, and we accordingly have a MahaRERA authority in Maharashtra. Further, under MOFA, if any defect in a building or material use is brought to the notice of the developer within a period of 3 years from the date of handing over the possession of flat by the developer to the customer, the developer has to rectify the same or pay compensation. This period has been increased to 5 years now. MOFA covered only structural defects in a building or any defective material. However, under RERA, the cause of action arises in the case of structural defect or defect in workmanship, quality, provision of services, or any other obligations as per the agreement for sale. Further, under MOFA, there was no specific time period within which the promoter had to rectify the defect or give compensation for it. But under RERA, the promoter has to rectify the same within 30 days without any further charge to the allotee. In case the promoter fails to rectify such defect within the agreed timeline, the aggrieved allotee would be entitled to receive appropriate compensation in the manner as provided under the Act.
One of the primary reasons for delay of projects was that the funds collected from one project would invariably be diverted to fund new different projects. To prevent such a diversion, promoters are now required to park 70% of all project receivables into a separate reserve account. The proceeds of such account can only be used towards land and construction expenses and will be required to be certified by a professional. The promoters are also required to make periodic submissions to the regulator regarding the progress of the project. A stiff penalty up to 10% of the project cost has provided. Imprisonment has prescribed against violators. Earlier, the promoters used to insert punitive clauses against home buyers which penalized them for any default, while similar defaults by the promoter attracted negligible or no penalty. However, under RERA, interest on delay will be same for customers as well as the promoter. And in Maharashtra, the same has been capped to simple interest at 2% plus prevailing MCLR rate of the State Bank of India. Under MOFA, the developer was required to form a society as soon as minimum number of 60% required to take flats. But under RERA, within 4 months, under RERA, the developer has to form the society within 3 months of issue of occupation certificate or 51. No, sorry. Within the 3 months of 51% of the purchasers purchasing allowed entering into agreement for purchasing flats. Under MOFA, the promoter was required to give conveyance if no period was mentioned within 4 months of formation of the society. But under RERA, if no period is mentioned, then for a single building within 3 months of issue of occupation certificate of 51% of the total number of allottees in the building stroke wing having paid the full consideration, whichever is earlier. In the case of larger layout consisting of more than one building, in relation to conveyance, the title of building or wing only is to be conveyed within 1 month from the date within 1 month from the date on which the cooperative society or the company or the association of allottees is duly constituted, or within 3 months from the date of issue of OC, whichever is earlier. Several builders had challenged the legal validity of the act in the case of Nilkamal Realtors, Suburban Private Limited, and another versus Union of India. The Bombay High Court has upheld the constitutional validity of various provisions of RERA Act. Further, in the case of Ganesh Lonkur versus D.S. Kulkarni, the MHA-RERA has taken a view that despite the existence of an arbitration agreement between the parties, MHA-RERA has the jurisdiction to adjudicate upon the disputes that are subject matter of the agreement. Thank you. Yeah, thank you very much, अमर खन्ना जी. आपने बहुत अच्छी तरह से अग्रीमेंट फॉर सेल क्या है, उसी प्रकार से सेल डीड क्या है, उसमें राइट्स क्या है, जो परचेजर का राइट क्या रहता है, और उसी प्रकार से 2 जजमेंट आपने चर्चा किया, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का और दिल्ली हाई कोर्ट का, और उसी प्रकार से आपने एकदम अच्छी तरह से रेरा का प्रोविजंस भी बताया और मोफा का प्रोविजंस भी बताया, एंड उसका भी 1-2 नीलकमल रियल्टर्स का भी आपने जजमेंट, एंड फर्दर की अगर कोई भी एग्रीमेंट के अंदर एक आर्बिट्रेशन का क्लॉज डाला हुआ है तो नॉर्मली आर्बिट्रेशन सुपरसीड करता है. यहाँ पर रिसेंट जो रेरा में जो व्यू लिया कि रेरा विल सुपरसीड, इस तरह का प्रोविजन भी आपने बताया, अच्छी तरह से आपने जानकारी दिया है. सो थैंक यू सो मच. इस बारे में किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस है पार्टिसिपेंट्स का, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो. वो क्वेश्चंस को हम बाकी का जो आज के स्पीकर है उनका
स्पीच क्लियर होने के बाद ले लेंगे, कंप्लीट होने के बाद। मीन टाइम सुनील शर्मा जी, आई थिंक आई कैन इनवाइट मृदुल गुप्ता, राइट? सीनियर मैनेजर। यस, मैं बुलाता हूँ। राइट, थैंक यू नरेश भाई जी। आप हाईलाइट्स करें जो तमाम हमारे पार्टिसिपेंट की जो सवाल हैं वो हाईलाइट्स करें, ताकि हम अंत में उन तमाम जो पार्टिसिपेंट है उनके सवाल ले पाए इस सब्जेक्ट पर। दोस्तों, अगला हमारा नेक्स्ट विषय है मानसून। जैसा कि मानसून ने दस्तक दे चुके हैं मानसून ने, और बारिश के दिनों में किस तरह से बारिश की वजह से हाउसिंग सोसाइटी या आपके घरों में जो लीकेजेस है उसकी जो समस्या रहती है वो किस तरह से आप फिलफुल कर सकते हैं। आप उसके लिए मानसून के लिए तैयार हो सकते हैं। आपके घरों को जैसे कोविड-19 से आपको बचना है तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। उसी तरह से यदि आपके घरों से बारिश से, भयंकर बारिश से बचाना है तो आपका वाटरप्रूफ और आपको लीकेज से बचाना है तो डॉक्टर फिक्सिट का एक विकल्प है, बहुत बेहतरीन विकल्प है हमारे देश में। तो डॉक्टर फिक्सिट किस तरह से काम कर रहा है मैं इस विषय पे बुलाऊं उसके पहले एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, जानेंगे किस तरह से लीकेजेस और तमाम जो बारिश के दिनों में एक अवेयरनेस वीडियो है वो हम एक कमर्शियली ब्रेक लेंगे। नमस्कार साहब, आ गया बबलू? देख, पिछली बार पेंट लगा के गया था, क्रैक दिखाई दे रहे हैं। इस बार पेंट ठीक ढंग से लगाइयो, चाहे 2 फुट एक्स्ट्रा कर दियो। जी साहब। जाके देख। जी, आपको सेक्रेटरी साहब, मैं डॉक्टर साहब, हम बड़े सही टाइम पे आए। देखिए, योगा करते हुए कंधे पे मोच आ गई है, जरा देखिएगा। एक मिनट, ये लीजिए सेक्रेटरी साहब। ठीक है? अरे डॉक्टर साहब, इससे थोड़ी ना ठीक होगा। तो ठीक है, एक और लगा देता हूँ, डबल कोट। अब ठीक है? अरे डॉक्टर साहब, अरे अंदर की मोच है, अंदर की। पर आपको तो शॉर्टकट पसंद है ना? शॉर्टकट? जी, जैसे कि आपका ये डैमेज। कौन? बबलू? बबलू नहीं, आपकी दीवारें जो कि अंदर से डैमेज है और आप बाहर से पेंट लगाकर शॉर्टकट ले रहे हो। तो मैंने भी शॉर्टकट ही लिया ना। पेंट लगाना शॉर्टकट कैसे हुआ? वेरी सिंपल, आइए देखते इस शहर की इमारतों को क्या क्या झेलना पड़ता है। यूवी रेस के डैमेज से लेकर बरसात के पानी के सीपेज तक। और इनसे बिल्डिंग की छत और दीवारों को चोट सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी लगती है। अभी तो चोट का इलाज भी अंदर से होना चाहिए, और पेंट बिल्डिंग की चोट को कुछ देर के लिए छुपा देता है, उसे ठीक नहीं करता। तो पेंटिंग शॉर्टकट ही हुआ ना। हाँ? पर डॉक्टर साहब, आपको ये सब कैसे पता? क्योंकि दरअसल मैं बिल्डिंग का ही डॉक्टर, बाहर क्रैक्स देखे इसलिए चला आया, और ये रहा मेरा प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर फिक्सिट सोसाइटी प्रोटेक्शन प्रोग्राम। उससे क्या होगा? पूरी बिल्डिंग यानी दीवारों से लेकर छत तक का इंस्पेक्शन होगा, और सही टूल्स के साथ एक्सपर्ट का डायग्नोसिस होगा। उसके बाद डायग्नोसिस की रिपोर्ट आएगी और उसके हिसाब से इलाज तय किया जाएगा। और अगर आप इलाज करवाने के लिए तैयार हैं तो हमारे ट्रेन सर्टिफाइड वाटरप्रूफर्स पूरी बिल्डिंग की वाटरप्रूफिंग रिपेयर का काम शुरू कर देंगे। डॉक्टर फिक्सिट के एक्सपर्ट वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशंस के साथ फिर ना बाहरी दीवारों पर क्रैक्स रहेंगे, और ना ही सीलिंग में सीपेज, ना ही बेसमेंट में लीकेज रहेगा, और ना ही कॉलम्स के शरीर में जंग, क्योंकि इन सब का सही इलाज मिलेगा डॉक्टर फिक्सिट के पास। इसलिए पहले सही इलाज करवाइए और फिर जितनी मर्जी बैंडेज, पेंट करवाइए, समझ गए ना? तो बस फिर 1800-209-5504 पर फोन लगाइए और अपनी सोसाइटी में डॉक्टर फिक्सिट सोसाइटी प्रोटेक्शन प्रोग्राम की विजिट बुक करवाइए। इतना आसान? जी, इतना आसान। तो सेक्रेटरी जी, आसान सी बात है, याद रखिएगा। बिल्डिंग के मेंटेनेंस में शॉर्टकट यानी बाद में झंझट। इसलिए सिर्फ पेंट नहीं, वाटरप्रूफिंग एक्सपर्ट डॉक्टर फिक्सिट के साथ पूरी बिल्डिंग की
एक्सपर्ट डायग्नोसिस और वाटरप्रूफिंग कराई। और आज ही डॉक्टर फिक्सिट सोसाइटी प्रोटेक्शन प्रोग्राम में शामिल हुई। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सुनील शर्मा। दोस्तों, देखा आपने किस तरह से डॉक्टर फिक्सिट और बिग बी अमिताभ बच्चन कह रहे हैं, नो शॉर्टकट, ओनली डॉक्टर फिक्सिट में इनवाइट। और आप भी इस जो एड दिखाया उसके नंबर पर, यदि आप अपनी हाउसिंग सोसाइटी में लीकेज है और सर्वे करवाना चाहते हैं, फ्री सर्वे, तो आप नंबर डायल करें और आप बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं वो हेल्पलाइन नंबर पर। इस विषय पर आज जो हमारा विषय है दोस्तों, की जो मानसून में बारिश है उसके निपटने, लीकेजेस तमाम जो हाउसिंग सोसाइटी में होते हैं, उस विषय को निपटने के लिए डॉक्टर फिक्सिट के क्या क्या प्लानिंग है, क्या किस तरह के प्रोडक्ट हैं, इस विषय पे मैं इनवाइट करूंगा। मृदुल गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। मृदुल जी नमस्कार, सीनियर मैनेजर हैं डॉक्टर फिक्सिट पीडीलाइट इंडस्ट्रीज की। मृदुल भासी जी, आप मृदुल भासी हैं। और मृदुल गुप्ता, आपका मैं स्वागत करता हूं महासेवा और एमएनएस की तरफ से। Namaste, Sunil Sharma ji, and namaste everybody. So thank you first of all MSWA and Sunil ji to give Dr. Fitzit this platform जहाँ पे हम अपने हाउसिंग सोसाइटी के कमेटी मेंबर्स को बता सके कि बारिश का पहला हमने साइक्लोन निसर्ग का मृदुल जी आपसे रिक्वेस्ट है, आपका जो माइक है वो आप माउथ के नजदीक रखें, ऑडियो लो आ रहा है आपका, आवाज कम आ रहा है। एक सेकंड। हाँ, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लेती हूँ। या आप थोड़े जोर से बोलिए बस। अच्छा, या आप जोर से अच्छा, ठीक, थोड़ा सा लाउडली बोलिए। तो मैं ये कह रही थी कि हमने साइक्लोन निसर्ग के प्रभाव ऑलरेडी एक देख लिया है कि कैसे बारिश का जोर का प्रभाव हमारे बिल्डिंग्स में और हमारे फ्लैट्स में आया है। और अभी जो एक ऐड आपने देखा उसमें काफ़ी हद तक हर चीज़ बहुत क्लियरली बताई गई है। उस पर थोड़ा सा और डिटेल में मैं 15 मिनट का आपका समय लूँगी ज़्यादा आपको डॉक्टर फिक्सिट के बारे में बताने में। तो I'll just start sharing my screen. मेरा स्क्रीन विजिबल है, राइट? यस, मेरा स्क्रीन दिख रहा है सुनील शर्मा जी? बिल्कुल दिख रहा है आपका। ठीक है। सो अक्सर हमने ये सारी चीज़ें अपने घरों में, ये जैसे उखड़ता हुआ पेंट, सीलन, दीवालों में छत से टपकता हुआ पानी, पेड़ उगते हुए ये कॉलम्स बीम्स में क्रैक्स, बाहर के सरिये दिखना, ये हमने सब आसपास अपने घरों में और अपने घरों के आसपास की बिल्डिंग्स में देखा है। बट ये क्यों होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? ये कई सवाल होते हैं जो हमारे ख्यालों में आते हैं, बट उसके ऊपर हम कुछ आगे कुछ कर नहीं पाते हैं। तो आज हम 3 मेन विषय के बारे में मैं 15 मिनट में आपसे बात करूंगी कि सबसे पहले ये क्यों होता है, इसका बैकग्राउंड दूंगी कि कंस्ट्रक्शन कि इसका ओरिजिनेशन हमारे जो बॉम्बे की जो नींव है उससे है, तो और कंस्ट्रक्शन का बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताऊंगी। फिर एक डिटोरिएटिंग स्ट्रक्चर के सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि हमारी बिल्डिंग की हेल्थ कमज़ोर होती जा रही है और उसका इम्पैक्ट हाउसिंग सोसाइटीज़ पे क्या है और उसके लिए सोसाइटीज़ को डॉक्टर फिक्सिट कैसे सपोर्ट कर सकता है। So जैसे मैंने बताया, there are 6 मेन फैक्टर्स हैं, there are 6 मेन फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट द बिल्डिंग स्ट्रक्चर, और वो आपने एड में भी देखा है। जैसे कि सबसे पहले है सॉइल। जैसे कि आप जानते हैं बॉम्बे एक आइलैंड है और हमारी जो सॉइल है वो ज़्यादा करके पोरस है। पिछले 40 सालों में काफ़ी लैंड रिक्लेम करके हम लोगों ने बिल्डिंग्स बनाई हैं। तो बिकॉज ये सॉइल इज़ नॉट अ वेरी नॉन पोरस एंड अ कंड्यूसिव सॉइल, हमारी जो बिल्डिंग की नींव है वो इटसेल्फ ऐसी मिट्टी पे बनी है जो कि गीली है। दूसरा फैक्टर है कंस्ट्रक्शन में। बिल्डिंग का डिज़ाइन जब बिल्डर बनाता है
क्वालिटी ऑफ मटेरियल जैसे कि सैंड, सीमेंट या मटेरियल जो यूज़ होते हैं, पाइप्स वगैरह, फिटिंग्स वगैरह, उससे भी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है एनवायरनमेंट, जिसमें कि धूप, बारिश, हवा और कार्बन डाइऑक्साइड जो पोल्यूशन रहता है हमारे एनवायरनमेंट में, वो रेगुलर वेदरिंग की वजह से बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंक्रीट के अंदर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। Now the last two parameters are aging of the building, जो कि जैसे हमारा उम्र बढ़ना एक नेचुरल है, उसी तरह से बिल्डिंग की भी उम्र होती रहती है। और लीकेज एंड डैम्पनेस। अब ये लीकेज एंड डैम्पनेस तो आप सभी जानते हैं, हमने इस एड में भी देखा। ये मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स आप जो देखें, 6 में से सिर्फ एक लीकेज एंड डैम्पनेस है जो कि हमारे बस में है। बाकी सारी चीज़ें हमारे एज हाउसिंग सोसाइटी कमेटी मेंबर्स या रेसिडेंट्स हमारे बस के बाहर है। तो आज हम सिर्फ ये लीकेज एंड डैम्पनेस के बारे में थोड़ा सा डीप में जाएंगे। ये एक ही फैक्टर है जिसके ऊपर हम थोड़ा डीप में जाके देखेंगे। तो हम तो अपनी सेहत डॉक्टर के पास जाके बता सकते हैं, इधर दर्द है, हमारी स्वास्थ्य कमज़ोर हो रही है, बट बिल्डिंग्स तो बात नहीं कर सकते। तो हम कैसे समझे कि हमारी बिल्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग या वीक है? तो इसका सबसे पहला साइन है लीकेज। लीकेज इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ अ डिटोरिएटिंग स्ट्रक्चर। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बिल्डिंग में ये 4-5 मेजर एरियाज रहते हैं। उसकी छत, उसका स्ट्रक्चर, बैकबोन जो जिसे हम आरसीसी स्ट्रक्चर कहते हैं, उसका एक्सटर्नल फसाड, बाकी एमिनिटीज जैसे पोडियम्स हैं, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस फैसिलिटीज़ हैं। तो अब हम ये 5 एरियाज में कुछ 10 किस्म के लीकेजेस सोर्सेज होते हैं। कुछ तो आप जानते ही हैं, जैसे जो विजुअली आपको भी आपके बिल्डिंग्स में दिखते होंगे, ये क्रैक्स होते हैं, सेपरेशन क्रैक्स या डेड वॉल के ऊपर क्रैक्स। वो मैंने आपको जैसे जो 6 फैक्टर्स पहले बताए, इनहेरेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेगुलर वेयर एंड टेयर की वजह से डेवलप हो जाते हैं, जिनकी वजह से पानी अंदर बिल्डिंग के अंदर आना शुरू हो जाता है। कुछ हम खुद ही बनाते हैं, जैसे हम ग्रिल्स बाहर एक्सटेंड करा लेते हैं, या हम एसी का यूनिट लगा लेते हैं, या बालकनी को एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये सारी मैनमेड क्रिएचर्स, मैनमेड एक्शंस की वजह से हम बिल्डिंग में चेंज करके बाहर की दीवारों में क्रैक कर लेते हैं। एंड अक्सर पुअर मेंटेनेंस या रेगुलर जो पीलिंग होता है, पेंट का पील होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से क्रैक्स डेवलप जो हुए होते हैं, उससे पानी अंदर बिल्डिंग में जाता है। कुछ और एरियाज जो हैं कि छज्जा, जहाँ पे अगर एंगल ठीक से बना नहीं होता है या स्लोप बराबर दिया नहीं होता है, तो पानी जमा होने के कारण से पानी बिल्डिंग के अंदर पहुँचना शुरू होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जीआई पाइप्स, कभी कभी ये पाइप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रस्ट हो जाते हैं या ठीक से बंद नहीं किए जाते हैं, उससे लीकेज शुरू हो जाती है, प्लांट ग्रोथ शुरू हो जाती है, जो कि धीरे धीरे बिल्डिंग की नींव को कमज़ोर करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा टेरेस। नाउ टेरेस पे भी स्लैब पे क्रैक्स फॉर्म हो जाते हैं, या कभी कभी उसमें जो वाटा या एंगल जिसे हम कहते हैं प्रॉपरली दिया नहीं होता है, जिससे पानी जमा होना शुरू हो जाता है, और ये क्रैक्स से छतों से घरों के अंदर पानी सीप होना शुरू हो जाता है। या हम छतों पे डिश एंटेना, मोबाइल टावर्स लगा लेते हैं या सोलर पैनल्स लगाते हैं, जो कि जब स्क्रू करते हैं उससे क्रैक्स पैरापेट वॉल्स पे डेवलप हो जाते हैं, जो कि एक और जरिया बन जाता है पानी सीपेज करने का। फिर हमारे पास टेरेस छत पे वाटर टैंक्स होते हैं, सेम चीज़ है। कभी कभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंटरनल वेयर एंड टेयर की वजह से टंकी में से पानी लीक शुरू हो जाता है और छत पे बह के अंदर घरों में पहुंचने लगता है। अभी तक हमने बाहर के लीकेजेस देखे, जो बिल्डिंग के बाहर से घर में अंदर आते हैं। घर के अंदर भी कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे लीकेजेस होते हैं। सबसे कॉमन प्रॉब्लम रहता है बाथरूम में नानी ट्रैप्स, टाइल जॉइंट्स या सीलेंट्स, वॉश बेसिन या कमोड के आसपास जो सीलेंट्स होते हैं, वो रेगुलर वेयर एंड टेयर की वजह से जब ख़त्म हो जाते हैं तो वहाँ से सीपेज शुरू हो जाती है। विंडो सीलेंट्स एंड रेगुलर क्रैक्स अपने बीम्स एंड छज्जा बीम्स में जो होने लगते हैं।
फिर स्विमिंग पूल्स रहते हैं कुछ सोसाइटीज़ में, सेम चीज़ है वहाँ पे, उसका फर्श में मोज़ैक टाइल्स में डीबॉन्डिंग हो जाती है प्लास्टर की, या जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स है वहाँ पे वेयर एंड टेयर से पानी का सीपेज धीरे धीरे लीक होना शुरू हो जाता है। एंड बेसमेंट्स एंड पोडियम्स, अक्सर जो बेसमेंट्स में एक्सपेंशन जॉइंट्स रहते हैं उसके वहाँ पे क्रैक डेवलप होना, या पोडियम में जब गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं उसके वाइब्रेशन से, या कहीं पे जो हमारी लैंडस्केपिंग गार्डनिंग होती है पोडियम पे, वहाँ पे जब हम पानी देते हैं तो पोडियम में जो क्रैक्स होते हैं वहाँ से पानी नीचे टिप टिप करके बेसमेंट में आता है। तो ये एक वो 10 एरियाज हैं जहाँ से हमें पानी की परेशानी होती है। हालांकि पानी देखा जाए तो हमारे जीने का बहुत बड़ा साधन है और बहुत ज़रूरी है, बट एक बूंद पानी बिल्डिंग की सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका 3 मेजर इम्पैक्ट है। सबसे पहले सेफ्टी एंड हेल्थ। सबसे पहले जैसे आपने देखा था अभी पहले कुछ तस्वीरों में कि जब आरसीसी के ऊपर क्रैक्स हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तो इट बिकम्स अनसेफ टू लिव। हमने बहुत बार सुना है कि छत गिर जाती है, तो एक सेफ्टी हैजर्ड है। दूसरा हेल्थ हैजर्ड क्या होता है कि आप जानते होंगे, आपके घर की दीवारें देखेंगे तो पेंट उखड़ के पपड़ी बनने लगता है, सफेद सफेद बुरादा बनने लगता है। हमको लगता है ये पेंटिंग कराएंगे तो ठीक हो जाएगा, बट इसमें एक्चुअली वो ऐसी बैक्टीरिया होती है जो कि अंदर से हमारी सेहत को खराब करती है। स्किन एलर्जीज डेवलप हो जाती हैं, एस्थमा डेवलप हो जाता है, और हमें लगता है कि बाहर का मौसम है जो कि हमारी सेहत को नुकसान। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट हाउसिंग सोसाइटीज को लीकेजेस से क्या होता है कि प्री मैच्योर मेंटेनेंस। जब आप एक नई बिल्डिंग का पोजीशन लेते हैं, आपको लगता है कि चलो अगले 10 साल तक हमें बिल्डिंग में कोई काम कराने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर हमने शॉर्टकट लिया जैसे वो ऐड में दिखाया, वो शॉर्टकट की वजह से हमारा 10 साल का जो मेंटेनेंस साइकिल है वो 7 साल तक पहुंच जाता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट है इनकन्वीनियंस। कमेटी मेंबर्स को, रेसिडेंट्स को रोज रोज की परेशानी, कंप्लेंट्स, यहाँ से पानी लीकेज है, वहाँ से लीकेज है। और दूसरा है स्टेटस। वो नाके पे सबसे चमकती हुई बिल्डिंग हमारी है या वो सबसे गंदी बिल्डिंग हमारी है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि हाउसिंग सोसाइटीज को इम्पैक्ट करती हैं। तो इसमें अब आप क्या कर सकते हैं? इसमें डॉक्टर फिक्सिट एक सोल्यूशन है, एक विंडो है आपके हर प्रॉब्लम की। तो जैसे आपने उस एड में भी देखा कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल्डिंग असेसमेंट करते हैं एक साइंटिफिक टूल्स के ज़रिए। जो आपने उस एड में देखा, ये साइंटिफिक टूल्स हैं हमारे पास, जहाँ पे हम एक प्रॉपर असेसमेंट करके आपको बताते हैं कि आपकी बिल्डिंग में क्या तकलीफ है। आपको एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं, एक सोल्यूशन प्रिस्क्राइब करते हैं कि क्या है। इसके ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे। और डॉक्टर फिक्सिट ना कि सिर्फ आपको प्रोडक्ट्स देता है, बट एक कंप्लीट आपके साथ बिल्डिंग के शुरू के असेसमेंट से लेके आखिर तक जुड़ा रहता है, जब तक आपकी बिल्डिंग रिपेयर नहीं हो जाती। तो उसमें हमारे सर्विस पार्टनर्स, एप्लीकेटर्स एंड एम्पैनल्ड कंसल्टेंट्स रहते हैं, और डॉक्टर फिक्सिट की खुद की साइट सपोर्ट ये आप देख चुके हैं। मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट सोल्यूशंस पे लूँगी आपको बताने के लिए। जैसे हमने देखा बिल्डिंग में ये 5 एरियाज होते हैं और तकरीबन 10 एरियाज रहते हैं जहाँ पे पानी की दिक्कतें आती हैं, और डॉक्टर फिक्सिट इज़ अ वन विंडो सोल्यूशन फॉर ऑल योर वाटर प्रूफिंग नीड्स। हमारे पास वाटर प्रूफिंग सोल्यूशंस न्यू कंस्ट्रक्शन से लेके अंदर फ्लैट्स तक के लिए हैं। बट अगर आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस में बात करें, हम जिसे कहते हैं मॉनसून रेडीनेस या एनवेलप वाटर प्रूफिंग, उसके लिए 2 मेन प्रोडक्ट्स ही चाहिए आपको। एक छत के लिए जो कि न्यूकोट है, और एक बाहर की दीवारों के लिए जो कि रेनकोट है। इससे आपका सोसाइटी कंप्लीटली एनवेलप वाटर प्रूफ हो जाएगा और मॉनसून के लिए तैयार हो जाएगा। नाउ ये 2 प्रोडक्ट्स की खासियत मैं आपको सिर्फ बताऊंगी। 2 खासियतें ये प्रोडक्ट्स में। सबसे पहले कि डॉक्टर फिक्सिट वाज द पायनियर इन इनोवेटिंग दिस प्रोडक्ट्स इन द वाटर प्रूफिंग कैटेगरी। और ये प्रोडक्ट्स 10 साल पुराने हैं, मतलब, और इन 10 सालों में हमने कई छतें और बाहरी दीवार इनसे कराई हैं, और हमारे कस्टमर्स इतने खुश हैं दैट दे आर कमिंग बैक फॉर दिस प्रोडक्ट। एंड व्हाई इज इट? इसका मेन रीज़न ये है कि इस प्रोडक्ट में पानी की मिलावट नहीं है।
तो पानी की मिलावट नहीं है, तो एक जो एक फिल्म थिकनेस हमें चाहिए वाटर प्रूफिंग के लिए वो हमें मिलती है। सबसे बड़ी बात सोसाइटी के लिए ट्रांसपेरेंसी रहती है इन टर्म्स ऑफ मटेरियल कंजम्पशन, कि आपके बाहरी दीवार या छत के लिए जितना प्रोडक्ट यूज होना चाहिए आपको उतना ही कंज्यूम होगा, एंड आपको प्रोडक्ट एंड परफॉर्मेंस दोनों मिलेगा। सो कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक बिल्डिंग की फोटोग्राफ है जो बाहरी दीवार डॉक्टर फिक्सिट रेनकोट सेलेक्ट में की गई है। तो बोलते हैं हम इसे कोटिंग है, बट एस्थेटिकली आपको पेंट का लुक देगा। देयर आर 1000+ शेड्स जिसमें आप इसको प्रिंट करा के पेंट करा सकते हैं। डॉक्टर फिक्सिट की बहुत सारी सर्विसेज हैं, बट कुछ की सर्विसेज ये हैं कि प्रोडक्ट तो एक चीज़ है बट उसका लगाना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे पास डॉक्टर फिक्सिट अपने प्रीमाइसेस में, अपनी फैसिलिटीज़ में एप्लीकेटर्स को ट्रेन करती है, बिकॉज ये प्रोडक्ट्स जो कि नॉन डाइल्यूटेड है इनको लगाने की एक कला है, और अगर वो कला और ये प्रोडक्ट ठीक से लगाया गया तो आपकी लीकेज की सारी परेशानी बंद हो जाएंगी। उसके अलावा हमारे पास एम्पैनल्ड कंसल्टेंट्स हैं। बहुत बार स्ट्रक्चर 15 से 20 साल पुराना होता है तो हमें कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, या बहुत सिविल काम रहता है तो उसमें हमें कंसल्टेंट अपॉइंट करने की ज़रूरत पड़ती है। So we have a complete ecosystem of dealers, applicators, consultants, and the site support to cater to your requirements. ये कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी। कोविड में हम साइट रिपेयर कर रहे हैं। हमने अपने सारे एप्लीकेटर्स को कोविड की ट्रेनिंग दी है, एक बाकायदा टेस्ट लिया है और एक सर्टिफिकेशन दिया है उनको कि नाउ अब आपको सारी गाइडलाइंस पता है कि कोविड में अगर आपको बिल्डिंग रिपेयर करनी है तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी है, ताकि जिस बिल्डिंग में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे सब लोग सुरक्षित हों। इसके अलावा प्रोडक्ट एप्लीकेटर कंसल्टेंट्स के अलावा और हम सोसाइटीज़ को क्या सर्विसेज देते हैं, उसके अलावा हम लोग थर्मोग्राफी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने पहले देखा था कि एक कैमरा रहता है जहाँ पे लीकेजेस कुछ ऐसे होती हैं जो पता नहीं चलती हैं। सो हमारे पास जो बिल्डिंग्स कॉम्प्रिहेंसिव या एनवेलप वाटर प्रूफिंग कराती हैं हम उनको ये फ्री थर्मोग्राफी सर्विसेज देते हैं। कार कवर्स एंड वारंटीज, तो these are normal things. Apart from that, we have a leak free tour where we invite housing societies to come to Dr. Fixit's premises, जहाँ पे आप रूबरू डॉक्टर फिक्सिट के एक्सपर्ट्स के साथ बात कर सकते हैं। डू इट योरसेल्फ, आप खुद प्रोडक्ट लगा के फील ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है। तो ये सारी बातें एक छोटे से वीडियो के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा कि डॉक्टर फिक्सिट के प्रोपोजिशन के बारे में। सुनील जी, एक बार जब प्ले होगा तो आप ऑडियो बता दीजिएगा कि आ रहा है कि बिल्कुल 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 श्योर। My name is Rishi Rao, Vijay Shah, नोवेलो डिसूजा, Vinayak Bhatkar. मेरा नाम राजेंद्र रोड़े है। Around 2010, About 2 years back, we found minor cracks coming up. 2015 से थोड़ी लीकेज की प्रॉब्लम आ रही थी। One, the color was fading. second was on the exteriors, dampness was there, seepages were there. Heavy leakages on the dead walls. We had been seeing the ads in the newspapers. पीडीलाइट के एक एम्प्लॉय जो हमारे ही रेसिडेंस में रहते, उनके थ्रू में पता चला। I am a Google person. I came to know about Dr. Fixit and then I called the customer service. बहुत प्रोफेशनल था। बाकी सब जो भी इश्यूज है उसकी गारंटी दी थी रिजॉल्व करने का। They had a very prompt service. डायग्नोस्टिक रिपोर्ट हम लोगों ने बनाई हुई थी, लेकिन उन्होंने उसको वापस पूरा डिटेल में स्टडी किया उनके इंजीनियर ने आके, और वही सर्वे पे उन्होंने उनकी राय दी।
सजेस्ट किया। They also suggested to us some of the applicators whom they felt were good ones. They gave a diagnostic report specifying the solutions, what product the society should apply. Quite good because there was a regular monitoring. वेरी प्रोफेशनल पीपल, हर एक स्टेज पे आके वो लोग सर्वे करते थे, सर्टिफाई करते थे। उन्होंने बहुत से प्रॉब्लम ऐसे बताए, कैसे होता है लीकेज, कैसे हम लोग रिकवर करते हैं, वो हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं थी। On every stage they used to come, they used to inspect and then give us go ahead for next stage like. कि इंजीनियर्स भी आके टाइम टू टाइम हमें अपडेट करते थे, ये काम सही चल रहा है, ये काम हो गया है, अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेज ले सकते हैं। We have used Raincoat Classic, new coat for the terrace, PDPin for water tank. डॉक्टर फिक्सिट का रेनकोट सेलेक्ट प्रोडक्ट सिलेक्ट किया था। इट्स अ नॉन डाइल्यूटेड प्रोडक्ट। This UV resistant, easy in terms of applicability. We don't have any issues as such. We have seen 2 monsoons after the coating was done. So far there is no issue. दूसरा मानसून कंप्लीट हुआ है। जो प्रॉब्लम हम लोगों ने बिफोर एप्लीकेशन जो फेस की थी 100% सॉल्व हो गई है। There is no issues. We won't be having an issue for another 10 to 15 years. I would say 9 out of 10. एक्सलेंट था, तो हम उन्हें 10 में से 10 मार्क्स देंगे। 10 में से 9.5। 10 out of 10. Rating would be 10 out of 10. So overall it was a good experience, whether it was Dr. Fixit's team or whether it was the contractor's team. So that builds more confidence like in the product and in the team also. जी मृदुल जी। तो आप तो अभी आपने ऑलरेडी देखा कि हमारे कस्टमर्स का हमारे बारे में क्या कहना है। So just coming to the end of the presentations, हमने कुछ साइट्स जो हमने नामी साइट्स हमने की, जैसे ग्रीन एकर्स अंधेरी वेस्ट में, या पवई लेक विहार, कल्पतरू रिवर साइड, पनवेल में 16 लाख स्क्वायर फीट की साइट है, गुडविल पैराडाइज। These are some of these big sites that we have done. And so this 15 minutes is a very short time to talk about Dr. Fixit, waterproofing, building health. But we have a very detailed webinar that is coming up on Saturday and Sunday. आप में से जो इंटरेस्टेड हों ज्वाइन करने के लिए आप मिस्टर रोहन शुक्ला जी को ये नंबर पे या ईमेल कर सकते हैं हमको, एंड वहाँ पे एक डिटेल सेशन होगा, एंड आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी बिल्डिंग की, वी कैन टेक दैट अप इन डिटेल। So that's all from Dr. Fixit side. Thank you very much. थैंक यू मृदुल जी। मृदुल जी, ये हमारे आपको तो आपने जो एड दिखाया, आपके जो सेटिस्फाई कस्टमर है उन्होंने तो 10 में से 10 नंबर दे दिए डॉक्टर फिक्सिट को। मैं चाहूंगा हमारे जो पार्टिसिपेट है, जो तमाम हाउसिंग सोसाइटी के रिप्रेजेंट करते हैं, अभी भी 140 है जो फेसबुक पे लोग देख रहे हैं, वो लोग भी 10 में से 10 दें। किस तरह से जो आपका सर्वे होता है, फ्री सर्वे होता है, पहले हाउसिंग सोसाइटी में इनवाइट किया जाता है आपको, तो वो उसका क्या प्रोसेस है वो बताएं। तो देखिए प्रोसेस सिंपल है, आपको ये नंबर या ईमेल एड्रेस पे हमें कांटेक्ट करना है। हम हमारे जो टीम है वो ज़्यादा करके इंजीनियर्स हैं और या वाटरप्रूफिंग में एक्सपर्ट से 7-8 साल से वाटरप्रूफिंग करते हैं। आके सबसे पहले वो आप एक फ्री सर्वे करते हैं, आपके बिल्डिंग का पूरा, जैसे मैंने बताया, एक विजुअल असेसमेंट करते हैं, आपको रिपोर्ट देते हैं। सो तरीका बहुत सिंपल है, वो फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट करिए या ईमेल हमें लिख दीजिए और हम आ जाएंगे। जी मृदुल जी, धन्यवाद आपका और आपकी टीम का ये प्रेजेंटेशन बताने के लिए तमाम लोगों को। आप अपना नंबर शेयर कर दें और कुछ सवाल होंगे तो वो सवाल भी लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हाँ जी, नंबर शेयर कर दीजिए, मेल आईडी वगैरह आपका आपको चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। दोस्तों नेक्स्ट तमाम जितने पार्टिसिपेट हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि जो स्पीकर्स हैं, हमारे कीनोट स्पीकर हैं, अभी पहले अमर जी आए। अमर जी, तो कृपया अपने नंबर या मेल आईडी, आप नंबर शेयर नहीं कर सकते लेकिन मेल आईडी कृपया शेयर करें ताकि लोगों को यहाँ पर बेनिफिट हो सके और आपको भी बेनिफिट हो, आप एक दूसरे का सेतु ब्रिज बन सके। ये एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों हम जो मुहैया करवा रहे हैं। तो उनको नंबर भी शेयर करने दीजिए, चलेगा? हेलो, बिल्कुल बोलिए।
बोलिए। नंबर भी आप शेयर नंबर करने दीजिए उनको। हाँ, फेसबुक पर भी लोग जो हैं तो वो लोग भी आपका नंबर नोट करें, तो आप नंबर अनाउंस करें। यस, आप मुझसे बोल रहे सुनील जी? स्लोली। या मृदुल मैडम अपना हाँ। नाम, अपना नंबर स्लोली बोलिए, तो फेसबुक पे जो है वो भी आपको फोन कर सकते हैं। ओके, तो हमारा नंबर है 8433950634। मैं रिपीट करती हूँ, 8433950634। और ईमेल एड्रेस है dfsupport@pidilite.com। तो ये स्क्रीन दिख रहा है आपको, आप इसका पिक्चर भी ले सकते हैं। बिल्कुल, आप एक बार शेयर कर दें इसके। हाँ जी, शेयर कर दीजिए एक बार। शेयर योर स्क्रीन। हाँ। दोस्तों, ये डॉक्टर फिक्सीट का यदि आप इस पे कुछ संपर्क करना चाहें, रोहन शुक्ला जी का नंबर है, मेल आईडी है, टाइमिंग भी बताया गया है इसमें। आप वेबिनार भी होता है इनका कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फेसबुक पर जितने लोग देख रहे हैं वो तो ये वीडियो दिखेगा ही, लेकिन जो पार्टिसिपेट हैं वो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपके मोबाइल में सेव रहे परमानेंटली, और आपको जब आपके आसपास और आपके लोगों को जरूरत लगे तो आप इसका इस्तेमाल कर सके। थैंक यू वेरी मच मृदुल जी, आपका धन्यवाद। आप बने रहिए। अभी मैं इनवाइट करूंगा, जैसा कि अमर जी ने भी नंबर मेल आईडी शेयर कर चुके हैं, तो वो भी अभी तमाम जो सवाल है उनका जवाब देंगे। और हमारे अभी थर्ड जो स्पीकर है, आज हमारा तीसरा जो विषय है ऑनलाइन लिव इन लाइसेंस एग्रीमेंट, इस विषय पर बात करने के लिए मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर करण नाइक। ये हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनर तो हैं महासेवा के, साथ ही ये गवर्नमेंट ऑथोराइज सर्विस प्रोवाइडर है वीना रजिस्ट्रेशन सर्विसेज के। मिस्टर करण नाइक, प्लीज वेलकम मिस्टर करण नाइक। करण जी, स्वागत है। स्वागत, थैंक यू वेरी मच। सबको स्माइल आफ्टरनून मेरी तरफ से। और आज का जो मेरा विषय है, वैसे तो महासेवा के लिए टेक्नोलॉजी पार्टनर हूँ, लेकिन आज का जो विषय मैं ले रहा हूँ दैट इज लिव इन लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, स्पेसिफिकली टू से ई रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन लाइसेंस एग्रीमेंट। इसकी स्टार्ट कहाँ से हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में आज डिटेल बात करेंगे हम। सो टू गिव यू अ ब्रीफ, why did the government start with the e-registration, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो I'd like to do my presentation. I'll start my presentation. Yeah. So Veena registration services. We say we e-registration where time is money and we help you save both. So I'll go accordingly with the details. We are authorized service provider for e-registration of leave and license agreement across Maharashtra by the Deputy Inspector of General Government of Maharashtra. So we've been provided a license, and that license number 1, I am proud to say that my license number is 1 in Maharashtra. So we've been allocated license number 1. Now, Veena registration is a group, is a division of Veena Group, which is into prosperity property, and our tagline for it is prosperity in property. At Veena Group, we also are specialized in MHADA, SRA, MMRDA, collector, BMC, flat, shop, plot transfer, and any matters in regard to these authorities. We are also facilitating for the registration of agreement for sale, power of attorney, release deed, tenant's consent, exchange deed, deed of cancellation, sale deed, mortgage intimation, gift deed, conveyance deed, lease deed, and will deed. Now coming to e-registration, where did e-registration start from and why was the need generated? Let us understand, initially government used to register documents, core functions of the department we're talking of, where they used to register documents, and those registration of documents used to happen offline, that is at sub-registrar office. Now what has happened over a period of time, this was introduced in 2014, 2014 में ये start किया गया,
अब हुआ ऐसा कि 2014 में गवर्नमेंट started thinking there were many footfalls in the offices. People used to come in, and what happens with the leave-in license document is that the document is in volumes. बहुत सारे documents होते हैं उसमें, और उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि जो document leave-in license के होते हैं उसमें कोई title transfer नहीं होता है. So title transfer नहीं होने की वजह से there is no risk of documentation to be given online. Secondly, to avoid footfalls. गवर्नमेंट ने तो उस वक्त सोचा था अवॉइड फुटफॉल करना है, लेकिन आज इफ यू लुक एट फ्रॉम कोरोना वायरस सिचुएशन, इट इज बीन वेरी हेल्पफुल because now there is no footfall happening there, and that footfall to avoid this coronavirus, online e-registration is an excellent concept. So that is how it comes. So core functions of the department, as I said, registration of documents, preservation of data related to documents, governed by the Registration Act and the Maharashtra Stamp Act. Second highest revenue generating department this is, with more than 500 offices in the state. Now coming to the roadmap of registration, how did it start? So there is a manual system which was there prior to 2002. Prior to 2002, everything was manual. In 2002, the first generation of next line started, which was Sarita. It is known as Sarita, where computerized but standalone system. मतलब उस computer पे उसी एक data होता था. There was no sharing of data or there was no LAN connectivity happening. So अगर उस data में उस computer में कुछ हो जाता था, there was a big problem of data loss. So in 2012, the government migrated to iSarita. Now iSarita was computerized, centralized system. So it was centralized, integrated. तभी तो cloud wasn't very much useful or used widely rather, but the government shifted to iSarita. And in third generation, we went to the e-registration, wherein under e-registration, it started with online system. So that is when the e-registration of leave-in license came into picture. Now, what is e-registration? E-registration allows a person to do the complete registration process online without having to go physically to the sub-registrar. मतलब किसी को भी अगर e-registration करना है, now e-registration has got limitation in the first place. It can be done only for leave-in license agreement. That is number one, if it is leave-in license. Secondly, if you want to do a sale agreement, government at that point of time came out with such a provision where any builder who has got more than 200 documents to be registered in his project, they can go in for an e-registration facility where the customers, the purchaser need not have to come to the office. From the developer's office itself, it was possible. Now, recently, after the COVID situation, government has come down with a new policy where now if you have more than 50 flats, earlier it was 200 flats, now, if you have more than 50 flats, you can go in for online registration of sale of documents or sale documents also. So coming back to leave-in license registration, it was online preparation of document, online payment of stamp duty. This was all on the party's part. And on the government part, there was an online verification of document, online verification of identity, online verification of payment, and then document return. So now eligible documents. Which are the eligible documents? Eligible documents are leave-in license agreement, first agreement of sale between builder and purchaser, as I said. They also give this facility to MADA, and then there was a facility for the SRA agreements and MIDC lease agreement. This was all started in 2014. Now, coming to a small statistics, till in 2014, when it started, it in fact started half the year, there were around 3,326 documents which were registered. Now, let me give you an alarming fact. If you see, if this is 3,326 in 2014 when it was introduced, today, last year, that is in 2019, the department has registered 6,67,127 documents online. So you can see कि कितना jump हुआ है, मतलब कितने लोगों ने इसका facility avail किया हुआ है. And with Corona in place now, I am sure that this 6,67,000 will definitely be 10 lakh se upar jayega. That is my confirmed this. And till now, in the last so many years, we have more than 12,75,000 documents which have been registered on for a leave-in license only. This is specifically only for leave-in license e-registration. Now, what does one require? It requires exclusive PC printer, LAN connection, say MTL broadband connection, web camera, digital signature required in case if it is of sale agreement.
But if it is for e-registration of documents of live-in license, then there is no digital signature required. It is just the UID, that the Aadhaar based. So it is totally Aadhaar based and safe. So nobody can manipulate the document. Then, as I said earlier, for a developer, it is minimum 50 agreements, and what they require is NA permission, building permission, and environment clearance. These are the documents that one would require to get their document registered as far as sale is concerned. How is the process? This is all the process that we have given. Application with all clearances, in principle approval. Then the submission of draft and document masters to the department. Study of the document by the NIC, that is National Informatics Center, and the department. Then there is a development by NIC which happens, the first demonstration. And once this is approved, testing is done, and then the launch of e-registration. This is again builder specific. Now we are coming off parallel activities that can happen. These are the parallel activities we are talking. This is again pertaining to your sale agreement of a developer. Charges for e-registration, stamp duty registration as per the law, document handling charges 1,000 rupees. There is no extra charges for on-site registration and free of cost software. This is all pertaining to developer agreement. Now, what does e-registration include? It has e-registration rules, which including identification UID. This act has been amended for specifically doing the e-registration. Therefore, no physical appearance is required, and power has been given to IGR for framing e-registration rules. Now, what we are looking at is citizens. A benefit for citizens is no visit to SROs, document submission 24/7. Yeah, so it is not Sunday, Saturday, there is nothing as such. किसी को अगर समझ लीजिए दसरा के मुहूर्त पे करना है या किसी को दिवाली के मुहूर्त पे करना है, so you don't have to wait for a government office to function. You can execute your documents at any time. आपको किसी एक specific मुहूर्त पे करना है कि मुझे ठीक दशहरे के दिन 11 बजे करना है या शाम को 6 बजे करना है जब रावण का दहन होगा, तब हमें करना है. So you can always select all these options. Now we are looking at e-registration process at developers end. This is in short I have given because now I want to more focus on the live-in license registration. So this is just for developer as such, all these things that he has to do. So if there is any developer here in our program who wants to get his documents registered e-process way or e-registration of documents, the client, that is the purchaser, the seller, that's the developer, need not go to the registration office. You can do it online itself and we can help you do that process. This is again how the process happens. Now coming to the live-in license agreement. This is the login page of the live-in license agreement. जब आप live-in license के लिए जाओगे तो यहाँ पर हमें entry करना होता है. So we are authorized service provider by the government of Maharashtra. So there are more than 360 registered authorized service providers across Maharashtra. So these are the number of people that we have as a team across Maharashtra. And the best part of it is we provide you services across the globe anywhere. आपको USA में document करना है, we can help you get the document done in USA. So the owner is staying there, the tenant is here, we can get the document registered. Similarly, you want it in Australia, you want it in Africa, you want it in Dubai, any part of the world, we can get your document registered. So the owner does not have to travel all the way to Mumbai. Otherwise, earlier situation was that the owner had to travel all the way here to Mumbai and then get the document registered. So now that is not required. Now we're coming to data entry. This is how the data entry happens before we come to this is what we do in our office part, that we first come to your place here, get the document details. And once the document details are there, then we put in the details into the system. We generate a token. The token is generated. Token generated होने के बाद आपसे payment online मंगाया जाएगा या फिर when our person comes to your place, you can pay that person. And when our person comes to your place, he will do the needful of getting the document executed. Your thumbs are captured. That is your, but as I forgot to mention, to do the e-registration, you need to have a compulsory Aadhaar, because your Aadhaar is the basis of the registration where the department verifies the authenticity of the execution. So Aadhaar is very important. So your Aadhaar is matched here. Sometimes if your Aadhaar is not matched because of mismatch of data, suppose if you have put a wrong number, so it will show this message. But if you put a right number and this is the data that is received from UID, that your Aadhaar has matched and therefore your document will be submitted for registration. So once that is done, the document is submitted for registration. Now on the SRO, this is what you see is the SRO's homepage. SRO, when he sees here, what are the documents pending, he can select a document, he can go through the document and he can execute it and say, yes, it has been accepted and the document has been registered.
So this is the verification that they do, that the stamp duty and the registration fee has been paid properly. Once that is verified, the challan has been defaced. The stamp duty that you pay and the registration fee that you pay, the challan gets defaced. And once deface is done, it is being endorsed that yes, now this document is registered. So you can see the seal of the registrar on the left-hand side, which indicates that the document is registered. So this is how you can verify whether the document is registered or not. And once the document is registered, you click here and you can do this. So this is all that we have. And this is what we do in registration. I'll play a small AV once I am through with this, a small AV about our company, what we do. घरकुल असावे आपुलेही बाळगून स्वप्न उराशी, कोणी घर देता का मला विचार रोज मनाशी. शोधत आहात का हात मदतीचा, शोधत आहात का हात मदतीचा, धागे विश्वासाचे दार उघडे आहे विना ग्रुपचे. एकमेव ठिकाण जे समजतील आपली गरज, देतील योग्य सल्ला, निवाऱ्याचा प्रश्न सुटेल सहज. करण जी, Yes. बहुत So, धन्यवाद. this was a small presentation, and therefore any e-registration or even you want a registration to be done at SRO offices, any work related to MHADA, SRA, MMRDA, collector offices for transfer of flat shops, you can always get in touch with us. And after this, at the end of the session, if you have any question answer session, I would be glad to answer those questions. And thank you very much for listening to my presentation patiently. And I again call upon Sunil Sharma ji to continue with the program. थैंक यू करण जी, आप हमारे साथ बने रहिए. कुछ जो सवाल होंगे हमारे जो पार्टिसिपेट के वो भी लेंगे. अब मैं इनवाइट करूंगा. दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पार्टिसिपेट मुझे पर्सनल क्वेश्चन कर रहे हैं, कृपया एवरीवन में करें. ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है, जो हमारे जो मॉडरेटर हैं वो सवाल ले सके आपके. तो पर्सनल में जो आपके सवाल हो स्पीकर से, वो पर्सनल में ना करें. आप मेरे से रिलेटेड कुछ आपके कुछ हो तो आप बिल्कुल बताएं. दोस्तों मैं अभी इनवाइट करूंगा हमारे जो पहले सब्जेक्ट पर, हमारा जो एग्रीमेंट फॉर सेल और सेल डीड पर, जो एडवोकेट अमर खन्ना एडवोकेट हैं और सॉलिसिटर हैं प्रसिद्ध. तो उनके लिए जो तमाम सवाल हैं, वो क्या सवाल हैं, क्या हाइलाइट्स किए हमारे जो एडवोकेट नरेश भाई ने. नरेश भाई, स्वागत है आपका. थैंक यू सुनील शर्मा जी. या सो हम क्वेश्चन एंड आंसर्स ले सकते हैं ना? बिल्कुल सर, गो अहेड सर. वी कैन कंटिन्यू विद दैट, राइट? बिल्कुल बिल्कुल. इसके बाद हम लेंगे मृदुल गुप्ता, जो डॉक्टर फिक्सिट की, उनसे रिलेटेड कुछ सवाल हैं, और मिस्टर करण नाइक से रिलेटेड जो भी सवाल होंगे वो भी लेंगे. बिल्कुल, नो प्रॉब्लम. या सो विल गो अहेड विद फर्स्ट क्वेश्चन. अमर खन्ना जी. यस. अमर खन्ना जी अवेलेबल हैं आप? यस यस. राइट. सो आपके लिए क्वेश्चन है, एक मीना जयराम, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैन ए प्रोमोटर सेल द प्रॉपर्टी ट्रांसफर कन्वेंस राइट्स ऑफ ए सोसाइटी टू थर्ड पार्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ सोसाइटी इफ ही हैज नॉट गिवन कन्वेंस विद इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ. ये आज का अग्रीमेंट फॉर सेल या आपने जो डिस्कस किया था उसके बारे में नहीं है, फिर भी अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज आई विल. See, basically for any assignment or for creation of any third party rights, the promoter has to take consent of 2/3 of the allottees, and without that he cannot assign the project or the land to anyone else. या तो अगर रेरा प्रोविजन के मुताबिक बताया अमर खन्ना जी ने, मीना जी, आई थिंक आपका क्वेश्चंस का जवाब मिल गया है. और फर्दर एक और क्वेश्चन है मीना जयराम यहाँ पर. गुड मॉर्निंग, 1 मिनट. या क्वेश्चन हेमंत मिर्जी इनका है, जहां तक लग रहा है. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट ऑफ सेल इन सेल अग्रीमेंट? ओके. What are the consequences if the office bearer comes across the last transaction which did not undergo payment of stamp duty and registration? Is both mandatory stamp duty and registration? ऐसा उनका क्वेश्चन है. See, a transfer, I would say a transfer takes place
only upon registration of an agreement for sale. So that is why in the case, if it is not registered, even if you see the bylaws and the Maharashtra Cooperative Societies Act, it clearly states that an agreement which is registered has to be accepted by the society, by the managing committee. So the committee has to ask for a registered agreement and it has to call upon the purchaser to get it registered. Yeah. So next question, हम दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं कि मिस्टर सोनार उन्होंने पूछा हुआ है एक क्वेश्चन, इंडिविजुअल पर्सन इंटेंड टू परचेज द फ्लैट इन अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फ्रॉम ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. ओके, तो अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से अगर हम फ्लैट खरीदते हैं तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए और कंपनी से हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगना चाहिए, तो इस तरह का क्वेश्चन है उनका. See, there are various documents which are required. Basically, you will have to check the memorandum and the articles whether the company is authorized to sell. Then there are various documents. Then you have to carry out a search. You have to see the documents. From that, you can tell. Basically, yeah, you have to take a search of the company in the ROC also. Yeah. अमर खन्ना जी ये बता रहे हैं कि आपको अगर प्रॉपर्टी खरीदना है, कंपनी का प्रॉपर्टी खरीदना है, तो आपको टाइटल सर्च कंपनी लॉ के मुताबिक कंपनी रजिस्ट्रार में भी लेना है, उसी प्रकार से सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जो एग्रीमेंट रजिस्टर होता है वहां पर भी लेना है उसी मुताबिक. और उसके अलावा उनका जो अगर कोई अगर टैक्सेस के बारे में या अगर उन्होंने कहीं मॉर्गेज वगैरह किया हुआ है क्या ये प्रॉपर्टी, ये भी देखना ROC सर्च में आ जाएगा. या तो एंड अगर समझो कोई इनकम टैक्स का रिलेटेड या अगर जीएसटी का रिलेटेड या अगर कोई टैक्सेस का अगर आया है तो वो भी चेक करना पड़ेगा. ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा कोई अगर अग्रीमेंट में वो क्लॉजेस डाल सकते हैं कि इस तरह का कोई नोटिस वगैरह आया नहीं है, सो इट इज फ्री फ्रॉम ऑल इनकम करके लिख के आप आगे बढ़ सकते हो. और सोसाइटी का शेयर सर्टिफिकेट में नाम है वो एक पता लगा लीजिए और सोसाइटी में भी आप चेक करके ले सकते हो. वहां पर किसी भी प्रकार का उन्होंने थर्ड पार्टी राइट क्रिएट नहीं किया या कोई डिस्प्यूट वगैरह कोई भी कोर्ट में नहीं है, ये सब जानकारी लेकर के आप ले सकते हो. अमर खन्ना जी थोड़ा सा एड ऑन किया मैंने. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट फॉर सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल, इसका वो डिफरेंस क्या है पूछ रहे हैं. See, an agreement to sell is a preliminary agreement. It basically states the broad terms and conditions agreed between the parties, but it does not state the terms in details. So, like a term sheet or a booking form, when you go to a developer, you enter into a booking form. So, जो है agreement to sell में जो है मतलब broad terms अपने जो agree हुए हैं वो आते हैं और agreement for sale में proper fully all the terms they are recorded. इसी तरह से agreement to sell का आप specific performance नहीं करा सकते हो, आप specific performance के लिए नहीं जा सकते हो, लेकिन एक agreement for sale में आप specific performance के लिए claim कर सकते हो. या और कुछ ऐड करना चाहते हैं अमर खन्ना जी आप उस क्वेश्चन को लेकर के? or yeah, that's it. Yeah, so let us move on to further question. Next question, we are looking to provide last mile funding to real estates, builders and developers whose projects are stopped halfway. I think they are just वो क्या है उनका अपना के बारे में उन्होंने बताया हुआ है, वो एक क्वेश्चन नहीं था. तो I am Shrikant Kadu from so competent authority under live-in license dispute. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मांगा हुआ है, ये लिव एंड लाइसेंस का रिलेटेड है. विच एजेंसी इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर लिव एंड लाइसेंस डिस्प्यूट? करण जी आप अगर उसका उत्तर दे सकते हैं तो दे दीजिए. आई थिंक लिव एंड लाइसेंस के बारे में आपने चर्चा. आई कैन आल्सो आंसर. इफ इट इज अ रेसिडेंशियल फ्लैट, देन यू कैन गो बिफोर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. But if it is a commercial thing, you will have to go before the small causes court. ओके, अगर रेसिडेंशियल फ्लैट है तो आप रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपॉइंट किया उनके पास जा सकते हैं, बराबर है. और अगर समझो कंपनी के रिलेटेड है तो आपको स्मॉल कॉजेस कोर्ट में जाना है.
सो आपका मिस्टर VHS उन्होंने अपने को आइडेंटिफाई किया हुआ है, उनको उत्तर मिल चुका है। Then Meena Jairam to everyone. No sound, please. I think it is not a question. Individual. Yeah, flooding document. हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में हमने ऑलरेडी उत्तर दे दिया है. There are 2 OS. I think this is not a question. Then good morning. Yeah, very good initiative. यहाँ पर प्रशंसा किया है पुरुषोत्तम P हीरानी ने कि very good initiative. अच्छा महासेवा को प्रशंसा किया हुआ है. So then yeah, moving ahead. Yeah. Can the presentation be in side mode? Yeah. Then Hemant Mirji, इनका एक क्वेश्चन है, if an earlier agreement done has stilt area also included as part of agreement done with all compliance done, stamp duty and registration, now that same flat is up for sale and the present office bearers are well aware that the builder in the first place cannot sell the stilt. So with the above info, on what basis can the present committee allow the sale of that part of the stilt as it is a common area? Should the committee ignore such a matter? अमर खन्ना जी, कि यहाँ पर यह हुआ है कि जो फर्स्ट बिल्डर ने जब सेल किया था वहां पर उन्होंने स्टिल्ट को ऐड किया था अग्रीमेंट फॉर सेल के साथ, और स्टिल्ट को भी उन्होंने एग्रीमेंट के अंदर ला दिया गया था. अभी वो फर्दर सेल हो रहा है, सोसाइटी बन चुकी है, तो इनका क्वेश्चन है कि अगर वो फ्लैट सेल हो रहा है क्या हम अलो कर सकते हैं, कि स्टिल्ट के साथ सेल करने के लिए अलो है क्या? तो इस तरह का एक प्रश्न उन्होंने किया हुआ है. या See, under the MOFA regime and as per the judgment of the Supreme Court, it was not allowed. But abhi RERA में stilt is covered under the car parking spaces. तो जो है, but this will not be covered under RERA because it is not an ongoing project. So that is why, according to me, MOFA would apply and the still parking space cannot be sold. Yeah, Mr. Yeah, उनको स्टिल पार्किंग के बारे में उत्तर मिल चुका है. Then let's move on. Yeah, for sale. Also, we come across cases where there is a attached terrace to a flat. What is to be done in such a matter? कि वहां पर एक टेरेस के बारे में भी एक उनके बिल्डिंग में भी शायद एक टेरेस के साथ एक फ्लैट है. उनका एडिशनल क्वेश्चन है कि टेरेस के साथ फ्लैट है तो उसका भी अगर सेल होता है कि टेरेस अगर सेल करने के लिए दे सकते हैं क्या? It depends whether it has been approved, whether it has been included in the FSI or not, whether it is a separate terrace, or it forms a part of the building. So it all depends on that. If it forms a part of the flat and it has been approved by the MCGM, then it can be sold. ओके, आपका ये बोलना है कि अगर समझो एक फ्लैट है उसको एक्सक्लूसिवली एंट्रेंस जो है उस फ्लैट से है, देन इट कैन सोल्ड टुगेदर विद दैट. अगर टेरेस जो है वो कॉमन है, देन इट कैन नॉट बी सोल्ड. सो ये आई मीन दिस द आंसर. या सो यहाँ पर पार्टिसिपेंट ने अपने को आइडेंटिफाई नहीं किया है. उन्होंने अपना जो COM करके आ रहा है, मैं नाम नहीं रीड कर सक रहा हूँ. जो भी पार्टिसिपेंट है, आप अगर एक बार आप एंटर करते हो मीटिंग रूम, तो आपको अपना पार्टिसिपेंट्स में जाके नाम चेंज करना चाहिए, तब जाके हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे आपको और आपका क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. या व्हाट इज द डिफरेंस एग्रीमेंट फॉर सेल, उसके बारे में हमने जवाब दे दिया है. प्लीज सेंड मोबाइल एंड ईमेल आईडी. ईमेल आईडी एंड मोबाइल उन्होंने ऑलरेडी शेयर कर दिया, आप चैट बॉक्स में जाके देख सकते हैं, राधिका मैडम. देन प्रभाकर शेट्टी, उनका एक क्वेश्चन है, ये जनरल पावर ऑफ अटर्नी नॉट रजिस्टर्ड वन कैन एंटर फॉर ए रेंटल एग्रीमेंट फॉर लेटिंग आउट. एक जनरल पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट किया हुआ है, उसके बेसिस के ऊपर लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट रजिस्टर हो सकता है क्या? लिव एंड लाइसेंस दे सकते हैं क्या? या प्रभाकर शेट्टी जी, आंसर इज यस. लिव एंड लाइसेंस आई मीन पावर ऑफ अटर्नी के बेसिस के ऊपर लिव एंड लाइसेंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं. या नाउ दिस कॉल इज धनंजय देशमुख, उन्होंने एक क्वेश्चन किया हुआ है. आई हैड फोन डॉक्टर फिक्सिट, मृदुल गुप्ता उनके लिए है. There is little seepage in the wall. I have been advised to undergo structural audit. Is there no any other alternative to it? Because it will be a costly affair. कि उन्होंने डॉक्टर फिक्सिट में कॉल किया था कुछ क्वेरी लेकर के,
एंड उनको एडवाइस किया गया है स्ट्रक्चरल ऑडिट करना है करके। अभी इनको क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना है तो वो एक्सपेंसिव रहेगा, तो क्या दूसरा कोई रास्ता है क्या? यस। तो सॉरी, पार्टिसिपेंट क्वेश्चन जिन्होंने पूछा उनका नाम क्या है? नरेश जी? उनका नाम है धनंजय देशमुख। उन्होंने प्राइवेटली पूछा है, शायद आपको मिला रहेगा। या बिल्डिंग इज 28 इयर्स ओल्ड करके बोल रहे हैं वो। द बिल्डिंग इज 28 इयर्स ओल्ड। या सो प्राइमा फेसी अगर आपकी बिल्डिंग 28 इयर्स ओल्ड है, 20 साल से पुरानी, बीएमसी का रेगुलेशन है कि स्ट्रक्चरल ऑडिट कंपलसरी है। बट इससे पहले अगर आपने स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया है तो डॉक्टर फिक्सिट को वो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप अगर हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर वो 8433950634 पे कॉल करके आप हमसे डायरेक्टली बात कर लेंगे। हम आपकी और कुछ पूछना है हमें सवाल, वो एक बार समझ के फिर हम आपको उसका सोल्यूशन बता सकते हैं। या थैंक यू सो मच धनंजय देशमुख जी। एज पर बायलॉज ऑल्सो कि आपको स्ट्रक्चरल ऑडिट अगर 15 साल के ऊपर का बिल्डिंग है तो आपको हर 5 साल हर आई थिंक एवरी 5 इयर्स आपको ऑडिट करना जरूरी है। एंड ऑडिट करवा लीजिए, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। सो देन मीना जयराम, इनका क्वेश्चन है, ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है हमने। फ्रॉम जयदीप उनका वॉइस लो आ रहा था। देन प्रभाकर शेट्टी, उनका अगेन क्वेश्चन है, ये अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल कैन इट बी एनफोर्सेबल इफ वेंडर डज नॉट कोऑपरेट? कि अमर खन्ना जी आपके लिए क्वेश्चन है। You can sue for specific performance of the agreement. Yeah, it is quite possible प्रभाकर शेट्टी जी कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कायदे के अंदर जा सकते हो, आप सूट फाइल कर सकते हो सिटी सिविल कोर्ट में। या देन नेक्स्ट क्वेश्चन मीना जयराम, इसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है। एंड कोई चैट बॉक्स में अगर कोई और क्वेश्चन है उसको मैं लेता हूँ। नरेश जी, एक सवाल है परेश राठौर का, मिस्टर परेश राठौर का, अमर जी के लिए। Can a lease landowner can sell the land without permission of society people and developer? Under RERA, no. Under the present RERA regime, no. Okay. Yeah. Because the landowner is also a promoter within the meaning of under the RERA. Okay. So नरेश सर, एक और है वीरल करके हैं, ये वीरल करके हैं, उनका क्वेश्चन है वेयर इज द रेरा अथॉरिटी सिचुएटेड इन मुंबई? बीकेसी बताइए, एड्रेस बताइए रेरा। या अमर खन्ना जी, आप एड्रेस बता सकते हैं उनको? रेरा अथॉरिटी, वेयर इज द रेरा अथॉरिटी सिचुएटेड इन मुंबई? एक्ट एड्रेस तो अभी नहीं है, वो सी ब्लॉक में है। या सी ब्लॉक बीकेसी सी ब्लॉक बीकेसी। यस। एंड जो है फोर्ट में जो है वो बिल्डिंग का नाम नहीं याद आ रहा। I think वो गूगल भी कर सकते हैं। अमर खन्ना जी वो गूगल भी कर सकते हैं, गूगल में सर्च करेंगे तो आपको रेरा अथॉरिटी का बीकेसी का एड्रेस मिल जाएगा हमारे पास। बिल्कुल। यस। Then moving on to next question, single building occupation certificate or 51%, please clear this again. Single building है occupancy certificate और 51%? अमर खन्ना जी, whichever is earlier, 51% of the flats have been sold or the occupation certificate is granted. तो समझो अगर ओसी ग्रांट हो गया 51% फ्लैट सेल होने से पहले, तो भी उसको कन्वेंस ग्रांट करना पड़ेगा। That is another thing कि unsold flats का he has a right, the developer has a right over the unsold flats. He does not lose his right on the unsold flats, but he has to grant the conveyance of the plot to the society. नरेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि तमाम सवाल हो चुके हैं। एक दो सवाल है, दो सवाल को ले लेता हूँ। समय हो रहा है, बताइए। वीरल जी का क्वेश्चन है, कैन आवर लिव-इन लाइसेंस ड्राफ्टेड बी अपलोडेड फॉर ई-रजिस्ट्रेशन? I'll answer that question. Yeah, Karan ji, आप जवाब दे सकते हैं। Yeah, as far as the draft is concerned, government का एक set draft fix है, which as far as my knowledge is concerned covers all the factors.
it is might not be applicable to some corporate leave-in license agreements or company leave-in license agreements. But we are today doing on an average हम दिन के कम से कम 7 से 10 document करते हैं, and people are very much comfortable with it because government has covered in short all the points to be drafted in a particular leave-in license agreement. Plus, the department also has given a provision for adding miscellaneous clauses. If you want to add some more clauses of yours, the department has given a provision. So you need not have a separate draft, or you cannot upload a separate draft, because the idea of doing this online is to cut down the time that the SROs spend otherwise in the offices attending to leave-in license. So they have made a fixed format set, which is a template based. You can define and differentiate between whatever terms you would require to have. So that covers practically all. I would like to also take another question that somebody has asked, whether the registration has started in Maharashtra. Yes, the registration has started. It has in fact started from 18th of May itself in some of the districts, but in Mumbai and Mumbai suburban, it has started from 26th of May. So therefore, the registration offices are already open. Any other questions that needs to be addressed, Naresh ji? डेफिनेटली आई विल कम बैक टू यू. आपने उत्तर दिया कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब किया है, उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक जाते हैं तो वो इजी रजिस्ट्रेशन होता है. आप अपना कोई क्लॉजेस वगैरह डालते हो लिव-इन लाइसेंस में, वो शायद एक्सेप्ट नहीं होगा, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. एम आई करेक्ट करण जी? That's right, sir. Also there is another question about, please explain the process for NRI leave-in license registration, and they have an Aadhaar card. So as I mentioned earlier, even if he's NRI and based in anywhere, any part of the world, we are providing services. We have a network of all authorized service providers. So we are providing services in any part of the world for execution to be done of the biometrics. So biometrics can be done at any point of time. Live-in license is possible. Live-in license, yeah. Thank you so much. Yeah. Then moving on to next question, Amar Khanna ji के लिए, agreement for sale not registered inadvertently in 2003, but stamp duty paid in 2000. Can the flat be sold? कि उनका ये क्वेश्चन है, उन्होंने प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी एग्रीमेंट के ऊपर भरा हुआ है बट रजिस्टर नहीं किया हुआ है, फ्लैट को बेचा जा सकता है क्या? Yes, flat can be sold. या सो या आप फ्लैट बेच सकते हो. अग्रीमेंट आपने इतना ही है, आपको इतना देखना जरूरी है कि आप पूरा उसका स्टैम्प ड्यूटी भरा हुआ हो. नहीं है. Just take a call on this, sir. As far as the question mentions that the document is already registered, it says. So government does not register a document which is short of stamp duty. So that means, as far as I understand the question, because the document is registered in 1987, so and if it is registered, then the stamp duty has definitely been paid. If at all there is a deficit of stamp duty, then it could be, that document could be adjudicated and then gone ahead. करण जी, agreement for sale not registered inadvertently 2003 में इस क्वेश्चन ले रहा था. Okay, because there was another question wherein it is registered in 87. हाँ. So should the stamp duty be paid? It says. Yeah. तो आपने जो जवाब दिया वो सही है. ऑलरेडी एक बार रजिस्टर हो गया, फिर वापस से फिर से उसको स्टैम्प ड्यूटी वगैरह भरने के लिए नहीं आएगा. या with this registration for online sale agreement, can please be elaborate in detail? That is not, online sale agreement का हुआ है क्या, वो पूछ रहे हैं. Yeah, as I said, online sale agreement का अभी फिलहाल resale का नहीं हुआ है. Sale from developer to the purchaser has been done. But government is now contemplating and working on modalities. If we and I think by month end or probably by second week of July, we should be seeing a process where there will be an online registration of sale agreement also. So that is being worked out and it is in the final stages. We are hoping policy to be out soon by the second week of July. Yeah, considering the COVID, वो agreement for sale भी online होने का chance. Because they'll have to amend the act itself. So amendment is in process. Okay. Thank you so much. Then moving on to next question, Mr. Amar Khanna ji, आपके लिए है. If seller sells flat via registered agreement for sale, shortage of stamp duty and possession given there, after goes to NCLT for insolvency, does it affect previous transaction before NCLT? Mr. Dilip Megh ji, उनका question है. Can you just repeat the question? Sorry. Yeah. If seller sells flat via registered agreement for sale, shortage of funds and possession given, thereafter goes to NCLT for insolvency. उन्होंने एग्रीमेंट फॉर सेल किया, उन्होंने एग्रीमेंट फॉर सेल के बाद उन्होंने पोजीशन भी दिया, बट शॉर्टेज ऑफ फंड था, उनको पूरा पैसा नहीं मिला है, ऐसा करके उनका बोलना है. Then after goes to NCLT, matter goes to NCLT, does it affect previous transaction before NCLT? इन्होंने जो सेल किया, इन्होंने परचेज किया हुआ है, वो कंपनी NCLT में
एनसीएलटी में गया है मैटर, बट इन्होंने जो शॉर्टेज ऑफ फंड के मुताबिक, मतलब इनके पास फंड इन्होंने पूरा नहीं दिया है, यही मुझे समझ में आ रहा है। इनका मतलब वो बेसिकली कंपनी, इफ इट हैज गॉन इन वाइंडिंग अप in insolvency proceedings, how does it affect इनका transaction? Yeah, the one who has gone for insolvency, इनका क्वेश्चन ये है, one who has gone for insolvency में गए हुए हैं, वो इसके ऊपर enforce कर सकते हैं क्या अपना right? Whether that company enforce their rights on this company, this flat. Till it is declared insolvent, it can exercise its right. Okay, yeah. So then can the resale agreement be registered? Agreement वो आज के दिन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है अजय गुप्ता जी, आपको वेट करना पड़ेगा, शायद एक आध महीने के अंदर उसके बारे में पॉलिसी आ जाएगी, उसके बाद शायद हो सकता है। वीना कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी आपने सुनील करण नायक जी आप शेयर कर दीजिए आपका Yes, I have already shared it, sir. Yes, आप देख सकते हैं मिस्टर वीरल, आप जाके वहां पर चेक करके ले सकते हो। देन माय ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड विद फुल पेमेंट, हाँ उन्होंने अभी वापस एडिशन किया हुआ है, तो इन दैट इवेंट देखिए दिलीप मेघ जी आपका ऑलरेडी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो फिर ये एनसीएलटी के अंडर आएगा नहीं, ना ही वो जो एनसीएलटी में जो गया हुआ है अपना राइट्स एनफोर्स करने के लिए, आपका फ्लैट के ऊपर किसी भी प्रकार का परिणाम उसका नहीं होगा, इतना ही हम बता सकते हैं। क्योंकि आपको पोजीशन भी मिल चुका है, आपने पेमेंट भी कर दिया है, ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसलिए आपको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली नो, आई थिंक फ्लैट बायर इज सेफ। या सो किसी और ने भी जवाब दिया। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस एंड ऑल। ओवर टू सुनील शर्मा जी। यस सर, नरेश सर, थैंक यू वेरी मच। मैं एक सवाल या तो अमर जी जवाब दें या फिर करण नायक जी जवाब दें। मिस्टर नेल फर्नांडिस हैं, ऑलरेडी लीव लाइसेंस एग्रीमेंट है इनका, रजिस्टर्ड है, तो क्या पुलिस का जो वेरिफिकेशन होता है, पुलिस का एनओसी जो होता है, वो किस तरह से हो सकता है? अगर डॉक्यूमेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि आपको अगर किसी को भी घर में रेंट पे देना है तो उसका कंपल्सरीली आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी है। नाउ द प्रोसीजर फॉर दैट इज कि आपको एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है पुलिस स्टेशन का, आप जो भी पुलिस स्टेशन के जुरिसडिक्शन में उसका एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है। अगर आपको फॉर्मेट चाहिए होगा तो मैंने मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है, आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको फॉर्मेट भेज दूंगा। So that format has to be filled up along with the details of the owner and tenant and the agreement details, and it has to be submitted to the nearest police station, local police station. Already we are also talking to the government for having an online process which is in testing process. Pune has already started, so Pune police has got an online details site which is connected to our leave and license agreement site itself, the e-registration site. तो पुणे में अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर होता है तो उसमें ऑटोमेटिकली वो कंसर्न पुलिस स्टेशन के लिए चला जाता है। So here, as of now, it is not started in Mumbai, but it will very soon start. Till then, whatever documents are executed as far as registered leave and license are concerned, it is mandatory to inform the police station. Otherwise, you will be liable for a prosecution, which is, and the other penalties also. So it is required that you have to inform the local police station about who is staying in your flat. Details have to be given, the background, the family details, all those who will be staying along with the tenant will have to be given to the local police station. Yes, sir. करण जी, थैंक यू। दोस्तों मैं बता दूं आपको, एक सवाल है मृदुल गुप्ता, डॉक्टर फिक्सिट की मृदुल जी के लिए। किरीट दवे जी का सवाल है। मृदुल गुप्ता है ना बनी हुई? मृदुल जी, किरीट दवे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं और महासेवक भी हैं और काफी काम करते हैं मलाड में, इस तरह का समाज सेवा का और काफी कंसल्टिंग का, तो वो जुड़े हुए भी है। उनका सवाल ये, उन्होंने फोन किया था डॉक्टर फिक्सिट में, तो उनको जवाब मिला कि जो ऑथराइज सोसाइटी मेंबर्स होते हैं वो लोग ही बुलाएंगे तो आएंगे हम। नहीं, तो उनकी समस्या उनके घरेलू थी कि उनकी समस्या? किरीट दवे जी को इनवाइट करूं। किरीट जी, अपना ऑडियो ऑन करें। थैंक यू सुनील जी। यस बोलिए। ये मैंने बिल्डिंग का लीकेज को ही चेक करने के लिए फोन किया था। यस। और मुझे ऐसा जवाब मिला था, पूछा गया था कि आप क्या कमेटी मेंबर हो क्या,
तो मैं बोला मैं कमेटी मेंबर नहीं हूँ, बट मुझे लग रहा है कि आप चेक करो तो अच्छा है एक बार, फिर कुछ ऐसा जरूर पड़े तो बाद में कमेटी मेंबर से बात करेंगे। तो मुझे कहा नहीं ऐसे हम नहीं आएंगे, हमको कमेटी मेंबर के पास ही फोन करवाओ। तो जी नहीं मृदुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो ऑथोराइज होते हैं, दवे जी आप भी समझिए इस बात को, क्योंकि ऑथोराइज यदि इनवाइट करेगा तो उसकी वैलिडिटी रहती है या नहीं रहती, आप भी बताइए। नहीं, वो जब काम करने की बात आएगी तब एक बार एस्टिमेट देख लेंगे कहीं भी क्या करना है, कैसे करना है, उसके बाद आगे बढ़ने की बात आती है ना। नहीं, सोसाइटी में ऐसा भी होता ना कि आपने फोन कर दिया, आपने बुलाया डॉक्टर फिक्सिट को, अब सेक्रेटरी चेयरमैन उन लोगों का ईगो हो सकता है कि आपने आगे बढ़ के ये ले लिया, अब वो नहीं, हम दूसरे हमारे वेंडर को बुलाएंगे, ये भी होता है। अरे भाई नहीं, वो बात एक मिनट, आई अंडरस्टैंड, आई कैन एग्री, बट जब कोई एक सीनियर मेंबर बताता है और बात करता है, उनको मालूम है कि कमेटी मेंबर इमीडिएटली तो एडम रहते हैं, तो हम बोलेंगे वो उसको फोन नहीं करने वाले हैं। तो एक बार आ जाते हैं, देखते हैं कि बिल्डिंग का कंडीशन देखते हैं, वो रिपोर्ट लिखते हैं, तो देन वी कैन प्रेशराइज ना कि भाई बिल्डिंग का अभी देखो हालत कैसा है, वो कमेटी को आगे काम करना ही पड़ेगा उसके लिए। बिल्कुल प्रेशर होता है। और दवे जी क्या होता है ना कि बिल्डिंग का इंस्पेक्शन करने की जो परमिशन होती है वो हमको कमेटी ही देती है। तो सेक्रेटरी, जब तक सेक्रेटरी या चेयरमैन हमको इजाजत नहीं देते कि हम टेरेस पे जाके बिल्डिंग का सर्वे करें, तो सिक्योरिटी जो है वो कमेटी का ही परमिशन लेके देती है। तो इसीलिए आई एग्री, उसके लिए अदर मेंबर्स वर देयर टू सपोर्ट द कंसल्टेंट, कि वो बिल्डिंग में आने के लिए, चेक करने के लिए, दैट ऑल फैसिलिटी वी विल प्रोवाइड। सो नॉट अ प्रॉब्लम, आपको ये हमारा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप एक बार हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, हम आपसे बात कर सकते हैं, और आप डायरेक्टली अगर हमें कमेटी के किसी मेंबर, सेक्रेटरी या चेयरमैन का नंबर देंगे, हम बात करके हम आके आपकी सोसाइटी विजिट करेंगे। बिल्कुल दवे जी, आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो गया, हल हो गया। दवे जी, आपका सवाल शायद अमर जी से भी था, तो सवाल करें डायरेक्टली। हाँ, मतलब दूसरा मैंने सवाल ये पूछा था कि जैसे भी ऑनलाइन पे करण जी ने बोला रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया है और एग्रीमेंट भी रजिस्टर कर सकते हैं, तो आई वाज रिक्वेस्टिंग कि भाई हम समझो किसी कोई प्लॉट का प्रॉपर्टी कार्ड चेक करना है CTS नंबर से हिसाब से, और DP प्लान जो है, तो उसके लिए लिंक कौन सा मिल सकता है, सो दैट वी कैन इजीली ट्राई ऐसा। तो वो लिंक देने के लिए मेरा रिक्वेस्ट था जी। मुंबई PRC.nic.in है, और दूसरा है साइट में चैट में लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, सो दैट इट विल बी अ परमानेंट रिकॉर्ड फॉर एवरीवन करके शेयर कर दें आप अमर जी। हाँ जी प्लीज। एक तो प्रॉपर्टी कार्ड कौन सी साइट पे चेक करना है स्पेशली, और DP रिमार्क्स। जी, आप गूगल पे मुंबई PRC सिटी लिखेंगे ना, PRC मुंबई सिटी, वो आ जाता है वो अपने आप। साहब हमने ट्राई कर दिया है, इसीलिए आपको रिक्वेस्ट किया है कि लिंक अच्छा ठीक है, क्योंकि आप लोग रोज का काम करते हो, यू नो बेटर। हाँ ठीक है ठीक है। तो लिंक शेयर कर रहे हैं अमर जी। दोस्तों, आखिरी हम एक सवाल लेंगे, किसी का कुछ इससे छूटा हुआ सवाल हो तो अपना ऑडियो ऑन करें, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दें और सवाल पूछे। अमर खन्ना जी से या मृदुल गुप्ता जी से एक आखिरी सवाल लेंगे, उसके बाद हम इसका समापन करेंगे आज की वेबिनार का। सुनील शर्मा जी, वहां पर मिसेस SK साहनी बालकृष्ण कुमार, उन्होंने हैंड रेज किया है, दे हैव रेज्ड देयर हैंड। हेलो, आई थिंक या, तो मिस्टर SK बालकृष्णन, मैं बात कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, बालकृष्ण जी वेलकम। हाँ, नहीं, माय क्वेश्चन इज मोफा में टेरेस, कॉमन टेरेस सेल नहीं कर सकते हैं बिल्डर, बट वेदर कार पार्किंग कैन बी सोल्ड? सर ते हे होतं, विचारायचं असं होतं की एकाला पॅन कार्ड काढायचंय, तर ते हे करता येईल का आपल्याला? म्हणजे कोणाचा ऑफिस मधला कोणाचा नंबर देऊ का? बर बर। हेलो हेलो, अभिच आहे माझ्याकडे, मी अभिला देतो। अंडर मोफा कार पार्किंग can't be sold. Can't be sold, but if the builder puts that clause in the contract? See, it's a debatable thing, because the Supreme Court judgment also, whether it will conflict with MOFA or whether contract will be valid. I mean, I want to know that. See, as such, it is a valid. It is not a valid contract. Okay. I mean, that means it will conflict. His sale of the car parking won't be valid. That is what I mean.
Yes. Sale of car Okay. parking is No, never because banned. this is not very clear. Though terrace I knew, terrace, common terrace he can't sell. Some people are even trying to do that. But the car parking, they are Nahal Chand reserving Lalu Chand and judgment they will clearly not says sold. car parking can't be sold. Okay, Yes. okay. And there will be the whole parking area will be equally distributed among the apartment owners by share. Yes, it should happen that way. Okay. I think time I हो just रहा है wanted हमारा. confirmation from you. Thank you Yes, so much. Balkrishna See, ji, thank you very equally much. it all depends how many car parking spaces are there. Yeah. It all depends. And if it cannot be equally distributed, it depends. No, why I am telling you, Ah. I have seen in Mumbai, I have seen many of the car parkings are being sold. Each car park reserved they are mentioning, and the sale is made. That's why I was wondering whether it is allowable under MOFA. No, actually it is not allowable. There is a Supreme Court judgment also on it. Okay. I want to हरिराम जी आखिरी सवाल है आपका और तमाम यदि किसी का सवाल हो तो कृपया हमारे जो स्पीकर के मेल आईडी है उस पर मेल पर कर सकते हैं. ये आखिरी सवाल रहे हैं हरिराम चौधरी जी का. बताइए. हेलो बोलिए हरिराम जी. हाँ देखिए मैं इंफॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि रेरा अथॉरिटी की जो ऑफिस है वो एसआरए की बिल्डिंग में है जो बांद्रा ईस्ट में है. 5 मिनट का स्टेशन से रास्ता है. चौधरी साहब आपको मैं अपडेट करना चौधरी साहब अभी नहीं है वो. अभी नहीं है. चौधरी साहब अभी में शिफ्ट हो गया है. महाड़ा का बिल्डिंग में या ऊपर महाड़ा का बिल्डिंग? नहीं ये अभी एसआरए का जो ऑफिस है इसका रेरा का वो अभी बीकेसी में शिफ्ट हुआ है सी ब्लॉक में. 26th of March, 26th of February, sorry, 26th of February. बिल्कुल मैं खुद ही हरिराम जी मैं खुद ही प्रभु सर और हम दोनों गए गौतम चटर्जी साहब से जो मिले थे. हमारे जो फोटोग्राफ था वो वही का था. बीकेसी का नया दफ्तर शिफ्ट हो चुका है रेरा का. तो ये बीकेसी में जैसा बताया सेक्टर में तो अपडेट करें सभी दोस्तों. और आज नरेश भाई के लिए एक क्वेश्चन है, ले लो सर. आप मेल पे करेंगे तो आपको एक लास्ट क्वेश्चन है. बिल्कुल लास्ट बताइए. नरेश जी, this is for you. I just want to take that further about the street parking. Okay, the street parking agreement was already done 5 years ago, 6 years ago by the builder surreptitiously or whatever it is. But now the present committee has come with a case where the present member needs to sell the flat. Now in that agreement, the stilt also is mentioned. What is it that the committee now needs to do, having known that as per the Supreme Court, the stilt cannot be sold by the builder? What is it that the present committee needs to do? को अमर खन्ना जी ने ऑलरेडी आपको इसका जवाब दे दिया है. He was not clear. Entirety he was not clear. He said it is illegal. Everybody knows under the sun it is illegal. But what is to be done? That is the solution that we are looking at. I think Prabhu sir should be answering that. I'll just tell you only this thing. देखिए सोसाइटी होने से पहले अगर सेल हुआ है, अग्रीमेंट के अंदर आया हुआ है, okay. So when the society was not at all in existence, the legal body एक बार सोसाइटी होने के बाद सोसाइटी को हैंड ओवर होता है. So till that time अगर उनका अग्रीमेंट में आ चुका है तो फिर हम we cannot disturb that parking. That's what I can say. So whatever parking it was sold before the formation of allotted or in whatever इसमें आप बताओ, क्योंकि डीसी रेगुलेशन ये बोलता है कि सर्टन एरिया अगर फ्लैट का एरिया मोर देन 470 से नीचे है तो उनको पार्किंग नहीं है, एंड मोर देन 470 टू एक 700 तक स्क्वायर मीटर का है तो उनको एक पार्किंग मिलना चाहिए डीसी रेगुलेशन के मुताबिक, अंडर विच द बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड. एंड देन फर्दर अगर 700 के स्क्वायर मीटर के ऊपर है तो उनको 2 पार्किंग मिलना चाहिए करके तो गाइडलाइंस है डीसी रेगुलेशन. सो अगर आज हम ऑलरेडी जो सोसाइटी फॉर्मेशन होने से पहले ही वो कर दिया था उन्होंने, जो अगर समझो को फ्लैट का एरिया उनको एक एंटाइटलमेंट है अगर दिया है तो वी शुड नॉट डिस्टर्ब दैट. दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू. आई एग्री विद यू. सोसाइटी फॉर्म होने के बाद भी कंटिन्यू होते गया है फिर. सो एक बार उनको राइट्स क्रिएट किया है तो इट विल कंटिन्यू ना सर. So don't disturb. हाँ, you don't disturb it because it is not correct, and whatever they have paid, he has paid the consideration or not. I also have a unique case where a flat has been sold for stilt parks.
देखिए, that is illegal, then you can always challenge it. It is against the rule of the provision of the law, and you will get a judgment for that. And whatever the additional parking have been allotted or whatever manner, that will be set aside. To that extent, the agreement will be set aside. This is what I can guide. The bylaws to this effect say that it should be first every member should be given one parking. Thereafter, if there are additional parkings, they can be allotted. Sir, all these bylaws are that is again subject to the area of the flat, sir. Correct. So bylaws are all kept aside when the builder negotiates a deal. Yeah. Bylaws are all kept at the side when the builder negotiates a deal. So you can challenge it. Correct. That is what I wanted to ask you. Yes. That is what you wanted. I think with this we have clarified you. जहाँ पर आपका parking का question था उसको Can I speak, sir? Sunil Sharma ji, with this we can. All question, please. Thank you very much. नरेश भाई, आप अपना नंबर शेयर करें. एडवोकेट नरेश भाई हैं, महासेवा के पैनल एडवोकेट. अपना नंबर शेयर करें चैट बॉक्स में ताकि आपसे भी लोग संपर्क कर सके. दोस्तों, मैंने आपको कल का विषय बता देता हूं. आपको कल का हमारा विषय है सक्सेस फार्मूला रीडेवलपमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी. क्या सक्सेस फार्मूला है रीडेवलपमेंट का कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में? इस विषय पर बात करने के लिए रिनोल्ड आर्किटेक्ट हमारे मुकुंद गोडबोले इस पर बताएंगे. तो आप जुड़े इस कॉन्फ्रेंस में. ठीक 11 बजे हमारी कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, तो आप सब लोग जुड़ सकते हैं. तमाम जो फेसबुक पर जितने लोग देख रहे हैं, आपको मैं बता दूं, फेसबुक पे बड़े अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं. हरिराम चौधरी जी ने अच्छा बोला है. दौलत राउत हैं जिन्होंने सवाल किया है डॉक्टर फिक्सिट से भी और अमर खन्ना जी से भी. तो कृपया, मैं लिंक शेयर किया मैंने चैट बॉक्स में ऑलरेडी, और अमर खन्ना जी से और अपने रोहन शुक्ला जी से भी शेयर करूंगा लिंक. उसमें कुछ सवाल है उनसे रिलेटेड, तो सवाल के जवाब भी दे दें फेसबुक पर, या मेल आईडी दे दें, अपना शेयर कर दें ताकि वो सवाल कर सकें आपसे. दोस्तों, तो मैंने बताया कल का विषय. कल आप कनेक्ट होइए. आज की इस कॉन्फ्रेंस के लिए तमाम जो स्पीकर है हमारे, अमर खन्ना जी, एडवोकेट अमर खन्ना जी सॉलिसिटर हैं, एडवोकेट है, वो हमारे साथ जुड़े. और मृदुल गुप्ता सीनियर मैनेजर डॉक्टर, और मिस्टर करण नाइक, तीनों का धन्यवाद. और हमारे जो मॉडरेटर एडवोकेट नरेश भाई, उनका भी काफी धन्यवाद. बहुत धन्यवाद, शुक्रिया. सभी पार्टिसिपेट का धन्यवाद. और मैं बता दूं जाते जाते कि जो आज कोविड-19 का सिलसिला चल रहा है, उसमें आपको जो बड़ा बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रीज वाला, या स्मॉल इंडस्ट्रीज हो, या हर अपना इंडिविजुअली जो बिजनेस जो जॉब कर रहा है, उसको सर्वाइव करने के लिए दोस्तों, बिजनेस संभालने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम तो बढ़ाना कोविड-19 के साथ साथ, लेकिन जितने एक्सपेंसेस है खर्च कम करने हैं, और जो आपको इनकम है उसमें गुजारा करना. इस तरह की बात कही है, इससे रिलेटेड बात कही है CII के नवनिर्वाचित अध्यक्ष उदय कोटक जी का नाम सुना होगा आपने अभी इस समय. तो CII के नवनिर्वाचित अध्यक्ष उदय कोटक जी ने कहा है कि अधिकांश क्षेत्रों में आने वाले टाइम में, अधिकांश क्षेत्रों में, अलग अलग इंडस्ट्री में जो कम खिलाड़ी रह जाएंगे, मतलब अनुमान है उनका कि जो प्लेयर्स हैं, इंडस्ट्रीज है, तो वो कम खिलाड़ी जो सर्वाइव करेंगे, जो कम एक्सपेंसेस करेंगे, और इस टाइम में जो सर्वाइव कर पाएंगे वही रहेंगे. मतलब कुछ कम प्लेयर्स, कम खिलाड़ी रहेंगे इंडस्ट्रीज में, बिजनेस में, रियल एस्टेट में, तमाम इंडस्ट्रीज में. इस तरह की बात कल उदय कोटक जी ने कही है. इसी विषय के साथ में दोस्तों मैं आप सभी का धन्यवाद कहूंगा. थैंक यू वेरी मच. हमारे जो चाहने वाले बहुत अच्छे मैसेज करते हैं पर्सनली मुझे, और तमाम लोग की आप अच्छा काम कर रहे हैं. तो मेरे जितने पार्टिसिपेट है, हमारे चाहने वाले हैं फेसबुक पर, और जितने पार्टिसिपेट है, सबका शुक्रिया. कल मिलेंगे 11 बजे, ठीक 11 बजे. उसके आपके दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत. नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थैंक यू. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच सभी का. थैंक यू एवरीवन. थैंक्स टू ऑल. थैंक